हेलो फ्रेंड, पीआर नोवेल सीरीज़ पे आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर आपको सुनने मिलेगा लव स्टोरी, हार्ट स्टॉपिंग ड्रामा, रोमांस, थ्रिलिंग फैंटेसी, रिवेंज स्टोरीज। अगर स्टोरी आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू। हाय, मैं साहिल के सामने लगभग शर्मिंदा हो गई। ये क्यों टूट गया? तान्या शर्मा अपने कमरे के दरवाजे के पीछे बैठी थी। हाफते हुए उसका खूबसूरत चेहरा लाल हो गया था, जैसे एक चमकदार लाल सेब। ये बहुत ज्यादा बढ़ गया। तान्या शर्मा ने अपना हाथ उठाया, अपनी शर्ट को खींचा और नीचे देखा। ये वाकई बहुत ज्यादा बढ़ गया। हाँ, मैं सफल हो गई। अब मेरे पास ये होना चाहिए। मैं आखिरकार सीधा खड़ा हो सकती हूँ। तान्या शर्मा उत्साहित दिख रही थी। वह खड़ी हुई। मैं इसे दिखाने जा रही हूँ। ये कहते हुए तान्या शर्मा दरवाजे से बाहर निकली और सीधे रिया वर्मा के कमरे की ओर गई। उसने दरवाजा नहीं खटखटाया, उसने इसे धक्का देकर खोल दिया। तान्या शर्मा ने अपनी छाती सीधी की और अकड़कर अंदर चली गई। रिया वर्मा बिस्तर पर लेटकर अपने फोन के साथ खेल रही थी। जब उसने तान्या शर्मा को अंदर आते देखा, वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। फिर उसने आश्चर्य से कहा, रिया, तुम्हारी त्वचा इतनी अच्छी क्यों है? ये बड़ी बहन से भी ज्यादा चिकनी है। क्या साहिल का कमरा वाकई जादुई है? बिल्कुल। तुम्हें लगता है मैं तुमसे झूठ बोल रही थी? तान्या शर्मा ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, तीसरी बहन, मेरी त्वचा को मत देखो, मेरे अन्य बदलाव देखो। अन्य बदलाव? रिया वर्मा ने फोन नीचे रखा और तान्या शर्मा को ध्यान से देखा। तान्या शर्मा ने फिर से अपनी छाती उठाई। रिया वर्मा ने देख लिया। उसने तान्या शर्मा की ओर इशारा किया। तुम? हाँ, क्या तुमने देख लिया? हैरान हुई या आश्चर्य हुआ? तान्या शर्मा ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, रिया, क्या तुमने फिर से स्नैक्स चुराए? तुमने अंदर 2 सेब डाल दिए, है ना? रिया वर्मा चिल्लाई। तान्या शर्मा लगभग जमीन पर गिर पड़ी। तुम्हारी नज़र कैसी है? आओ करीब से देखो, हाथ बढ़ाओ और छूकर देखो, क्या ये सेब है? तान्या शर्मा रिया वर्मा के पास गई, उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी छाती पर रखा। रिया वर्मा ने सहज रूप से इसे दबाया। गर्म नरम, यह असली है। रिया वर्मा के आश्चर्य भरे चेहरे को देखकर तान्या शर्मा और गर्वित हो गई। क्या तुमने महसूस किया? यह असली है। रिया, तुमने इसे कैसे किया? 2 घंटे से भी कम समय में तुम कैसे बढ़ गई? क्या तुमने दूसरी बार विकास किया? रिया वर्मा वाकई हैरान थी। ये बहुत अविश्वसनीय था। ये चर्चा हो चुकी थी। भले ही सर्जरी हो, इतनी जल्दी नहीं हो सकती। इतना हैरान मत हो। ये सब सामान्य ऑपरेशन है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि साहिल का कमरा जादुई है। अब तुम्हें विश्वास हुआ? तान्या शर्मा रिया वर्मा के पास झुकी, हंसते हुए अपने छोटे बाघ जैसे दांत दिखाए। तीसरी बहन, यह एक बड़ा रहस्य है। मैं केवल तुम्हें बता रही हूँ। ठीक है, अगर तुम्हें कोई असंतुष्टि है तो बस साहिल के कमरे में थोड़ी देर बैठ जाओ और तुम्हारी कोई भी कमी पूरी हो जाएगी। सच में? रिया वर्मा की खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गई जिसमें एक चमकदार रोशनी थी। क्या तथ्य तुम्हारे सामने नहीं है? तान्या शर्मा ने अपनी छाती फुलाई। मुझे अब लगता है कि यह पर्याप्त नहीं है। मैं बाद में साहिल के कमरे में जाऊंगी। कम से कम बड़ी बहन जैसा होना चाहिए। हाय, मैं सोचती हूँ कि भविष्य में कौन मुझे टाइपिंग की राजकुमारी कहकर ताना मारने की हिम्मत करेगा। वैसे तीसरी बहन, मेरा अंडरवियर अब फिट नहीं होता। मुझे पहले तुम्हारा एक उधार दे दो, मैं कल नया खरीद लूंगी। अरे तुम कहाँ जा रही हो? तान्या शर्मा बात कर रही थी। तभी उसने देखा कि रिया वर्मा बिस्तर से उछलकर दरवाजे की ओर भागी। मैं आज रात साहिल के कमरे पर कब्जा करूंगी, कोई मुझसे छीनेगा नहीं। तीसरी बहन, तुम बहुत जल्दबाजी कर रही हो। तान्या शर्मा ने हंसते हुए सिर हिलाया। ठीक है, जाओ। क्या तुम सोचती हो कि कोई भी मेरी तरह हो सकता है? मेरे पास सिस्टम है। तान्या शर्मा को रिया वर्मा की हरकतों की बिल्कुल चिंता नहीं थी। उसे लगता था कि केवल वही लाभ उठा सकती है। चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान के साथ तान्या शर्मा रिया वर्मा की अलमारी की ओर गई और अंदर उपयुक्त अंडरवियर चुनने लगी। मेरे पास अब 4 गिफ्ट पैक हैं। क्या मुझे 3 लेने चाहिए? क्या चौथी बहन वापस आएगी? आदित्य शर्मा बिस्तर पर बैठा सोच रहा था। अब उसके पास 1 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट और 1 घंटे के 4 गिफ्ट पैक थे। नियमों के अनुसार वह 3 पैकेज ले सकता था, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि इसमें थोड़ा नुकसान है। सिस्टम 3 लेने के बाद बचे हुए गिफ्ट पैक का क्या होगा? क्या तुम उन्हें वापस ले लेते हो? इसे वापस लिया जा सकता है और होस्ट इसे संश्लेषित भी कर सकता है। संश्लेषित? इसका मतलब क्या है? आदित्य शर्मा ने संदेह से पूछा। 4 गिफ्ट पैक को एक गिफ्ट पैक में संश्लेषित किया जा सकता है और संश्लेषित गिफ्ट पैक बेतरतीब ढंग से उत्पन्न होते हैं और सबसे निचला स्तर 4 गिफ्ट पैक में से सबसे उच्च होता है। आदित्य शर्मा को तुरंत समझ आ गया। उसके पास अब 3 छोटे गिफ्ट पैक और एक मध्यम गिफ्ट पैक हैं। इसे संश्लेषित करने के बाद सबसे निचला एक मध्यम गिफ्ट पैक है और सबसे उच्च 24 घंटे का सुपर गिफ्ट पैक है। ये सौदा अच्छा है। ज्यादा से ज्यादा तुम 3 छोटे गिफ्ट पैक खोद दोगे।
अगर तुम सुपरसाइज्ड गिफ्ट पैक संश्लेषित कर लेते हो तो तुम्हें लाभ होगा। सिस्टम मेरे लिए इसे संश्लेषित करो और एक बार कोशिश करो। गिफ्ट पैक संश्लेषित हो रहे हैं। डिंग बधाई, होस्ट को 6 घंटे का साइन एंड लग्जरी पैकेज प्राप्त हुआ। उसके दिमाग में एक रोशनी चमकी और एक शानदार गिफ्ट बैग सुनहरी रोशनी के साथ चमक रहा था। ये काम कर गया, कमाई हो गई। आदित्य शर्मा बहुत उत्साहित था और जल्दी से गिफ्ट बैग खोला। डिंग बधाई हो, होस्ट को लग्जरी मोटर्स शोरूम प्राप्त हुआ। लग्जरी मोटर्स शोरूम। आदित्य शर्मा एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और जल्दी से 4 एस्ट्रो की जानकारी की जांच की। पुरस्कार लग्जरी मोटर्स शोरूम, स्थान मरीन ड्राइव, मुंबई, अनुमानित मूल्य 200 मिलियन। मरीन ड्राइव पर लग्जरी मोटर्स शोरूम। क्या ये वही नहीं है जिसे बड़ी बहन ने चौथी बहन को खरीदने के लिए कहा था? अब यह मेरा है तो क्या मैंने चौथी बहन का कारोबार नहीं छीन लिया? ये थोड़ा रोचक है। अगर बड़ी और चौथी बहन को पता चला कि मैंने ये 4 स्ट्रो खरीद लिया तो उनके चेहरे पर क्या भाव होंगे? डोंग डोंग डोंग। साहिल, क्या तुम आराम कर रहे हो? मैं तीसरी बहन हूँ। इस पल रिया वर्मा ने दरवाजा खटखटाया। आदित्य शर्मा बहुत खुश हुआ और फिर से खरीद बिक्री के लिए आ गया। अध्याय 14। तीसरी बहन रिया वर्मा की अनकही छिपी बात। फूलों के लिए मूल्यांकन के लिए PS चौथा अपडेट खत्म। कृपया फूलों और टिप्पणियों की एक लहर की मांग। एक और अध्याय है। क्या कोई बड़ा व्यक्ति और जोड़ना चाहता है? रिया वर्मा आदित्य शर्मा के दरवाजे पर थोड़ी देर तक खड़ी रही, फिर लाल चेहरे के साथ दरवाजा खटखटाया। रिया वर्मा तान्या शर्मा की तरह नहीं थी। उसका इतना बेपरवाह स्वभाव नहीं था और उसे किसी बात की परवाह नहीं थी। वह रात में आदित्य शर्मा का दरवाजा खटखटाते समय वाकई शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। हालांकि जब उसने नीचे देखा और अपने पहने हुए मोटे पायजामा पैंट देखे तो वह और परवाह नहीं कर सकी। उसके दिल में एक आवाज चिल्लाई, मैं भी शॉर्ट्स पहनना चाहती हूँ और मुझे भी सुंदर टांगे चाहिए। खटखट दरवाजा खुला और आदित्य शर्मा दरवाजे पर दिखाई दिया। तीसरी बहन, तुम यहाँ क्यों आए? आदित्य शर्मा ने हमेशा की तरह भ्रमित होने का नाटक किया। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि रिया वर्मा क्यों आई थी। निश्चित रूप से तान्या शर्मा ने उससे दिखावा करने के लिए मुलाकात की थी। रिया वर्मा ने आदित्य शर्मा को देखा। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। वह शर्म से बोली, मुझे नींद नहीं आ रही। मैं तुमसे चेक करने आई हूँ। मैं तुम्हारा आराम नहीं बिगाड़ रही। नहीं, इस समय सोने का समय नहीं है। आदित्य शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अंदर आओ तीसरी बहन। एक तरफ हटते हुए आदित्य शर्मा ने रिया वर्मा के लिए रास्ता दिया। रिया वर्मा ने शर्म से सिर हिलाया और फिर अंदर चली गई। जब रिया वर्मा कमरे में घुसी, तान्या शर्मा की तरह नहीं जो सीधे आदित्य शर्मा के बिस्तर पर लेट गई थी। वह बहुत व्यवस्थित ढंग से चाय की मेज पर बैठ गई। तीसरी बहन, क्या तुम पानी पियोगी? मैं तुम्हारे लिए एक गिलास लाता हूँ। आदित्य शर्मा ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, रिया वर्मा ने मुस्कुराया, मैं बस तुमसे चेक करने आई हूँ। वैसे बोलते समय रिया वर्मा बार बार इधर उधर देख रही थी, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। अजीब, इस कमरे में कुछ खास नहीं है। इसमें जादुई शक्ति क्यों है? और यह कमरा पहले खाली था। आदित्य शर्मा के आने पर इसमें जादुई शक्ति क्यों है? यह उस लड़की रिया ने मुझे सच नहीं बताया, है ना? यह आदित्य शर्मा में जादुई शक्ति है। रिया वर्मा बहुत स्मार्ट है। थोड़ा सोचने के बाद उसे समस्या की जड़ मिल गई। वास्तव में आदित्य शर्मा के बिना ये कमरा एक सामान्य कमरा होता। तीसरी बहन, तुम क्या देख रही हो? आदित्य शर्मा ने मुस्कुराते हुए पूछा। ओह, कुछ नहीं। रिया वर्मा ने मुस्कुराया, मैं बस इस कमरे के लेआउट को देख रही थी। मुझे डर था कि तुम्हें इसकी आदत नहीं होगी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये कमरा बहुत अच्छा है। मैं बहुत संतुष्ट हूँ। हम संतुष्ट होना अच्छा है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बस तीसरी बहन को बता देना। बहन निश्चित रूप से इसका हल निकालेगी। रिया वर्मा ने कहा, ठीक है। अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं निश्चित रूप से तीसरी बहन को ढूंढूंगा। हम रिया वर्मा ने सिर हिलाया, फिर चुप हो गई। अपने स्वभाव की वजह से रिया वर्मा तान्या शर्मा की तरह बेपरवाह होकर चैट नहीं कर सकती थी। रिया वर्मा ने बात नहीं की और आदित्य शर्मा भी नहीं बोल सका। दोनों चुपचाप बैठे और माहौल एक बार में अजीब हो गया। वास्तव में आदित्य शर्मा को परवाह नहीं थी। जब तक रिया वर्मा कमरे में बैठी थी, साइन एंड काउंटडाउन शुरू हो जाता था। एक चरण पूरा करने के बाद वह एक चरण का इनाम प्राप्त कर सकता था। लेकिन रिया वर्मा ऐसा नहीं कर सकती थी। इस तरह बैठना उसे वाकई शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, जैसे सुइयों पर बैठी हो। नहीं, मुझे एक विषय ढूंढना होगा। इस तरह बैठना वाकई असहज है। लेकिन हम क्या बात करें? मैं साहिल से परिचित नहीं हूँ। मुझे वाकई कोई विषय नहीं मिल रहा, वरना मैं सीधे मुद्दे पर आ जाऊं। लेकिन अगर मैं सीधे पूछूं, क्या तुम्हारे कमरे में जादुई शक्ति है? क्या ये साहिल को डरा देगा? शायद उसे खुद इसका एहसास नहीं हुआ। हाय, क्या करूं? ये बहुत असहज है। इस समय रिया वर्मा का चेहरा भ्रम से भरा था।
बगल में आदित्य शर्मा ने रिया वर्मा के उलझे हुए चेहरे को देखा और उसे थोड़ा बुरा लगा। ठीक है, अगर तुम्हें कहने में शर्मिंदगी हो रही है तो मैं तुम्हें शुरुआत देता हूँ। तीसरी बहन, चौथी बहन अभी आई थी। आदित्य शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह मुझे पता है, वह अभी मुझसे मिलने गई थी। चुप्पी तोड़ने के बाद रिया वर्मा ने जल्दी जवाब दिया, तुमसे मिलने? आदित्य शर्मा के मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे और वह रिया वर्मा के सामने झुका। तीसरी बहन, चौथी बहन ने कुछ कहा? नहीं, रिया वर्मा ने जल्दी जवाब दिया। नहीं, आदित्य शर्मा ने सोचने का नाटक किया। जब चौथी बहन गई उसने कहा कि वह तुमसे कहने वाली थी, तो उसने नहीं कहा तुमसे क्या कहना। ओह ऐसा है, आदित्य शर्मा ने मुस्कुराते हुए समझाया। चौथी बहन ने अभी मुझसे चेक की, अपनी खराब फिगर और बहुत छोटे शक्ल की शिकायत की। मैंने उसे बताया कि मेरे परिवार में एक पैतृक मालिश तकनीक है जो शायद उसकी मदद कर सकती है। वह बहुत खुश हुई तो उसने मुझसे मालिश करने को कहा। मैंने उसे 1 घंटे से ज़्यादा मालिश की। मुझे नहीं पता था कि यह प्रभावी होगी। उसकी त्वचा में सुधार हुआ और उसका शक्ल बढ़ गया। अभी वह उत्साह से बाहर भागी और कहा कि वह तुम्हें यह अच्छी खबर बताना चाहती है। ये बदबूदार लड़की, उसने वाकई मुझे बेवकूफ़ बनाया। क्या जादुई शक्ति, ये तो मालिश तकनीक थी। मैंने कहा दुनिया में ऐसी रहस्यमयी चीज़ कैसे हो सकती है। रिया वर्मा ने अपने दिल में तान्या शर्मा की शिकायत की और फिर उसे निराशा का एहसास हुआ। आदित्य शर्मा की मालिश तकनीक शक्ल और सौंदर्य के लिए उपयोगी है, लेकिन क्या यह मेरी कमियों के लिए काम करेगी? ये सोचते हुए रिया वर्मा ने अपने लाल होठ हल्के से काटे, अपने पायजामा पैंट को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। आदित्य शर्मा रिया वर्मा को देख रहा था। वह सोच रहा था कि रिया वर्मा की क्या कमियां हैं। नैना गुप्ता और तान्या शर्मा की घटनाओं से गुजरने के बाद आदित्य शर्मा ने देखा कि सिस्टम ने उसकी बहन को उसकी अपनी कमियों के आधार पर इनाम दिया था। उदाहरण के लिए नैना गुप्ता की त्वचा, तान्या शर्मा का शक्ल, लेकिन रिया वर्मा की कमियां क्या हैं? आदित्य शर्मा ने देखा कि रिया वर्मा की फिगर, चेहरा और त्वचा सभी परफेक्ट थे। इसमें कोई कमी पूरी करने की नहीं थी। इस पल आदित्य शर्मा ने रिया वर्मा के मोटे पायजामा पैंट को देखा और उसे बहुत अजीब लगा। अब सितंबर है और मौसम बहुत गर्म है। भले ही एयर कंडीशनर चालू हो फिर भी गर्मी लगेगी। रिया वर्मा ऐसे मोटे पायजामा पैंट कैसे पहन सकती है? क्या उसे गर्मी नहीं लगती? नहीं, उसके माथे पर पसीने की बूंदें हैं। क्या उसकी कमी उसकी टांगों में है? ये सोचकर आदित्य शर्मा ने पूछा, तीसरी बहन, तुम बहुत गर्मी सहन कर लेती हो, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? रिया वर्मा ने संदेह से आदित्य शर्मा को देखा। आदित्य शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अगर तुम गर्मी सहन नहीं कर सकती तो तुम ऐसी मोटी पायजामा पैंट क्यों पहनती? जैसे ही उनकी बात खत्म हुई, रिया वर्मा का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद रिया वर्मा ने कहा, साहिल, तीसरी बहन गर्मी सहन नहीं कर सकती, लेकिन इसलिए नहीं, मेरी टांगों पर निशान है जो बहुत भद्दे हैं। वाकई में आदित्य शर्मा की आंखें चमक उठी और फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तीसरी बहन, इसे उतार दो। उतार दो? रिया वर्मा ने अपनी खूबसूरत आंखें चौड़ी की और आदित्य शर्मा को शर्माते हुए देखा। आदित्य शर्मा ने बार बार अपने हाथ हिलाए। तीसरी बहन, तुमने गलत समझा। मेरा मतलब है मेरी मालिश से निशान हटाने का प्रभाव पड़ता है। अगर तुम चाहो तो इसे आजमा सकती हो। सचमुच? ये सुनते ही रिया वर्मा तुरंत उत्साहित हो गई। हाँ, आदित्य शर्मा ने सिर हिलाया। मैंने पहले दूसरों की मालिश की है और मेरे पास एक सफल उदाहरण है। ये बहुत अच्छा है। रिया वर्मा ने उत्साह में आदित्य शर्मा का हाथ पकड़ लिया। साहिल, अगर तुम वाकई मेरे निशान हटा दो तो तुम मेरे छोटे भाई हो। नहीं, छोटे भाई से भी बेहतर भविष्य में तीसरी बहन तुम्हारे लिए एक अच्छी पत्नी जरूर ढूंढेगी। अगर तुम्हें कोई नहीं मिली तो तीसरी बहन तुम्हारी पत्नी बन जाएगी। अरे! आदित्य शर्मा एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। उनके मुंह के कोने में एक कड़वी मुस्कान उभरी, जैसा कि एक बहन से अपेक्षित था। बदले में देने का तरीका एक जैसा है। तीसरी बहन, ऐसा मत कहो। बहन की मदद करना, समस्याओं का समाधान करना, क्या यह मेरे भाई का कर्तव्य नहीं है? क्या अच्छा भाई है? रिया वर्मा बहुत भावुक हो गई और आदित्य शर्मा को देखने का उनका तरीका बदल गया। ज्यादा उत्साहित मत हो, जब मैं तुम्हें ठीक कर दूं तब उत्साहित होने में देर नहीं होगी। आदित्य शर्मा ने मुस्कुराते हुए रिया वर्मा को देखा। तीसरी बहन तुम? रिया वर्मा समझ गई कि आदित्य शर्मा का क्या मतलब है। उनका चेहरा फिर से लाल हो गया। अपने छोटे भाई के सामने उन्होंने अपनी पायजामा पैंट उतार दी। वाकई शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन अपनी टांगों के निशान हटाने के लिए रिया वर्मा अब शर्मीली नहीं रह सकती थी। मैं पहले बिस्तर पर जाती हूँ। रिया वर्मा ने शर्माते हुए बिस्तर की ओर चलना शुरू किया। आदित्य शर्मा की ओर पीट करके अपनी पायजामा पैंट उतार दी। आदित्य शर्मा उत्साह में थे। उनकी नज़र रिया वर्मा की टांगों पर थी। लवेंडर कुछ सेकंड तक देखने के बाद आदित्य शर्मा को डर था कि रिया वर्मा को पता चल जाएगा, इसलिए उन्होंने जल्दी से अपनी नज़र रिया वर्मा की गोद पर केंद्रित कर दी। रिया वर्मा की टांगें सुंदर थी, सफ़ेद और लंबी, वे परिपूर्ण थी।
हालांकि पिंडली और जांघों पर निशान इन टांगों पर एक दाग की तरह थे। आदित्य शर्मा ने दिल में आ भरी। कोई आश्चर्य नहीं कि तीसरी बहन अपनी टांगें दिखाने से हिचकिचाती है। निशान और टांगों के फायदों के बीच का अंतर बहुत ज्यादा है। पूर्ण चीजें खामियों से डरती है। तेज अंतर जो इस खामी को और भी स्पष्ट करता है। जैसे कि शुद्ध सफेद जैद का एक टुकड़ा, अगर उसमें दरारें हो तो इस सुंदर जैद की कीमत बहुत कम हो जाएगी। अब रिया वर्मा की टांगों का यही हाल था। भद्दे निशान ने इन सुंदर टांगों पर बहुत ज्यादा प्रभाव डाला था। ठीक है, मुझे तीसरी बहन के लिए निशान जरूर हटाना चाहिए ताकि बाद में मैं इसे सराह सकूं। आदित्य शर्मा ने दिल में सोचा, साहिल मैं तैयार हूं। रिया वर्मा ने आदित्य शर्मा की ओर पीट करके कांपती आवाज में कहा, क्या मेरी टांगें भद्दी नहीं है? इस समय रिया वर्मा का चेहरा इतना लाल था कि खून निकलने वाला था। वह वाकई हिम्मत नहीं कर पा रही थी। आदित्य शर्मा का सामना करने के लिए बेशक एक हीन भावना भी थी। कैसे हो सकता है? तीसरी बहन की टांगें सुंदर हैं। बस कुछ निशान है और वे हटने के बाद ठीक हो जाएंगे। आदित्य शर्मा ने सांत्वना दी। साहिल मुझे तसल्ली मत दो। मुझे पता है मेरी टांगें भद्दी हैं। हाय, मैं जब छोटी थी तब साइकिल सीखते समय गिरी थी। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं कभी साइकिल को नहीं छूती। कोई बात नहीं, तीसरी बहन चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए निशान जरूर हटाऊंगा। पहले तुम बिस्तर पर लेट जाओ। आदित्य शर्मा ने खुद से कहा। हाँ, रिया वर्मा ने सिर हिलाया। लंबे कदमों के साथ आगे बढ़ी और कपड़े पहनते हुए लेट गई। वह अब अपने चेहरे पर लेटी थी। उसके हाथ उसके चेहरे को कसकर ढक रहे थे और वह आदित्य शर्मा को देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी। आदित्य शर्मा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। बाथरूम में गया, एक स्नान तौलिया निकाला और इसे रिया वर्मा पर डाल दिया। रिया वर्मा ने चुपके से आदित्य शर्मा की हरकतें देखी और बहुत भावुक हो गई। उसने धीरे धीरे अपना हाथ नीचे किया और उसकी खूबसूरत आंखें टिमटिमाने लगी। साहिल धन्यवाद, आपका स्वागत है। आदित्य शर्मा ने सिर खुजलाया। तीसरी बहन आराम करो, मैं शुरू करने जा रहा हूँ। हाँ, ये देखकर कि रिया वर्मा तैयार थी, आदित्य शर्मा आगे बढ़ा और रिया वर्मा की मालिश करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। जब उसने रिया वर्मा की जद जैसी टांग को छुआ तो रिया वर्मा कांपने से खुद को रोक नहीं पाए। उसने अपने हंट काटे और खुद को आराम करने के लिए मजबूर किया। तीसरी बहन तुम ठीक हो? कोई बात नहीं, तुम पहले पुरुष हो जिसने मेरी टांग को छुआ। मैं थोड़ा घबराई हुई हूँ, चिंता मत करो, मैं इसे समायोजित कर लूंगी। साहिल तुम शुरू कर सकते हो, रिया वर्मा ने अपनी आंखें बंद करके कहा। हाँ, मुझे इतना सम्मान मिला। आदित्य शर्मा ने हल्के से हंसा। तीसरी बहन आराम करो, मैं मालिश शुरू करता हूँ। कहा तो मालिश थी, लेकिन ये सिर्फ रिया वर्मा की टांगों की मांसपेशियों को आराम देने के लिए थी। आदित्य शर्मा की मालिश कैसे प्रभावी हो सकती थी? मुख्य रूप से सिस्टम पर निर्भर थी। रिया वर्मा की मालिश करते हुए आदित्य शर्मा ने सिस्टम से संवाद किया। सिस्टम, क्या तुम मेरी तीसरी बहन के टांगों के निशान हटाने में मदद कर सकते हो? हाँ, जब तक होस्ट निशान हटाना चाहता है, सिस्टम होस्ट की इच्छाओं के अनुसार साइन इन करने वाले को पुरस्कार देगा। यह अच्छा है। आदित्य शर्मा ने गहरी सांस ली और अपने दिमाग से विचलित विचारों को हटा दिया। बस रिया वर्मा के निशान हटाने के बारे में सोचा। 1 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट बीत गए। आदित्य शर्मा को 3 छोटे उपहार पैक मिले और रिया वर्मा को भी निशान हटाने का पुरस्कार मिला। डिंग, रिया वर्मा ने होस्ट के लिए सफलतापूर्वक साइन इन किया। निशान हटाने जोड़, टांगों की सुंदरता जोड़ के साथ पुरस्कृत किया गया। डिंग, रिया वर्मा ने होस्ट के लिए सफलतापूर्वक साइन इन किया। निशान हटाने जोड़, टांगों की सुंदरता जोड़ के साथ पुरस्कृत किया गया। डिंग, रिया वर्मा ने होस्ट के लिए सफलतापूर्वक साइन इन किया। निशान हटाने जोड़, टांगों की सुंदरता जोड़ के साथ पुरस्कृत किया गया। 3 लगातार पुरस्कारों के बाद आदित्य शर्मा ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि रिया वर्मा की टांगों के निशान बहुत हल्के हो गए थे और रिया वर्मा की टांगों की रेखाएं पहले की तुलना में अधिक परिपूर्ण थी। रिया वर्मा ने भी कुछ अलग महसूस किया। उसने अपनी खूबसूरत आंखें खोली और आदित्य शर्मा को देखा। साहिल, मुझे अपनी टांगों में एक गर्म धारा क्यों महसूस हो रही है? ये काफी आरामदायक है, आदित्य शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। तीसरी बहन, मालिश प्रभावी हो रही है। ये प्रभावी हुआ। रिया वर्मा बहुत खुश हुई और जल्दी से उठ बैठी। जब उसने देखा कि उसकी टांग पर निशान वाकई हल्का हो गया था तो वह इतनी उत्साहित हो गई कि उसने आदित्य शर्मा को गले लगा लिया। ये वाकई काम करता है, ये बहुत अच्छा है। मेरी टांगें जल्द ही ठीक हो जाएंगी। मैं भी शॉर्ट्स पहन सकती हूँ और सुंदर टांगें दिखा सकती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। आदित्य शर्मा रिया वर्मा की बाहों में लिपटे हुए थे और उनका पूरा शरीर अंधा हो गया। अंतरंग संपर्क की भावना ने उन्हें थोड़ा घबरा दिया और उनका दिल जोर से धड़कने लगा। साहिल, क्या तुमने आराम किया? तभी दरवाजा अचानक खुला। नैना गुप्ता दरवाजे पर प्रकट हुई। नैना गुप्ता उस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गई। उसके हाथ में कॉफी का कप भी जमीन पर गिर गया। खट तेज आवाज ने आदित्य शर्मा और रिया वर्मा को स्तब्ध कर दिया। दीदी, तुम यहाँ क्यों हो?
घबराहट तुम नैना गुप्ता ने आदित्य शर्मा और रिया वर्मा की अंतरंग हरकतों को देखा, खासकर जब उसने देखा कि रिया वर्मा ने पायजामा नहीं पहना था। वह स्तब्ध रह गई। यह क्या स्थिति है? दोनों नजदीक आ रहे हैं। इतनी जल्दी साहिल के घर में प्रवेश करने के बाद से 1 घंटा भी नहीं बीता है। मुझे अब क्या करना चाहिए? चले जाना या रोकना? हमेशा शांत और संयमित रहने वाली नैना गुप्ता इस समय थोड़ी घबरा गई थी। उसे नहीं पता था कि सामने की स्थिति से कैसे निपटना है। मुझे वाकई नहीं आना चाहिए था। दरअसल नैना गुप्ता आदित्य शर्मा से अपनी उलझन को समझने के लिए आई थी। आज जब वह आदित्य शर्मा के कमरे में थोड़ी देर बैठी थी, उसकी त्वचा में वास्तव में बदलाव आया था, जिसने नैना गुप्ता को बहुत उलझन में डाल दिया था। इसलिए वह पूछना चाहती थी कि क्या हो रहा है। उसने इस दृश्य को देखने की उम्मीद नहीं की थी। आदित्य शर्मा और रिया वर्मा नैना गुप्ता के अचानक प्रकट होने पर स्तब्ध रह गए। उनकी वर्तमान हरकतें वास्तव में गलत समझी जा सकती थी। वह मुझे खेद है कि मैंने तुम्हें परेशान किया। तुम लोग, मैंने कुछ नहीं देखा, नैना गुप्ता ने अजीब ढंग से कहा और मुड़कर चली गई। उसे वाकई नहीं पता था कि इस मामले से कैसे निपटना है। अगर यह कहा जाए कि आदित्य शर्मा का उनके साथ पारिवारिक रिश्ता है तो वह उन्हें डांट सकती थी, लेकिन आदित्य शर्मा का उनसे कोई सीधा रिश्ता नहीं है। वह दोनों के बीच जो कुछ भी हो रहा था उसे रोक नहीं सकती थी। इसलिए नैना गुप्ता ने केवल शर्मिंदगी से बचने के लिए चले जाने का विकल्प चुना। नैना गुप्ता की बात सुनकर आदित्य शर्मा को पता चला कि उसने गलत समझा है। वह जल्दी से खड़ा हुआ और बाहर की ओर दौड़ा। बड़ी दीदी, यह वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मेरी बात सुनो। गलियारे में पीछा करने के बाद नैना गुप्ता रुक गई। उसने आदित्य शर्मा की ओर मुड़कर देखा, जबरदस्ती मुस्कुराए। साहिल, घबराओ मत। अगर तुम वाकई खुशी को पसंद करते हो तो मैं इसे नहीं रोकूंगी। बड़ी दीदी, तुमने वाकई गलत समझा। आदित्य शर्मा नैना गुप्ता के पास गया और कड़वाहट से मुस्कुराया। मैं अभी तीसरी बहन की मालिश कर रहा था ताकि उनकी टांगों के निशान हट सके। साहिल, तुम्हें वाकई मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, नैना गुप्ता ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम दोनों असली भाई बहन नहीं हो, तुम साथ हो सकते हो। बेशक बड़ी बहन होने के नाते मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर तुम वाकई खुशी को पसंद करते हो तो तुम्हें खुशी के प्रति जिम्मेदार होना होगा और तुम इस तरह के बहाने नहीं बना सकते। स्पष्ट रूप से नैना गुप्ता को आदित्य शर्मा की बातों पर यकीन नहीं था। मालिश से निशान हटाना, ऐसा कोई बकवास नहीं होता। आदित्य शर्मा सुन सकता था कि नैना गुप्ता ने गलत समझा है। उसने कड़वाहट से मुस्कुराया। मैं वाकई तीसरी बहन के लिए निशान हटा रहा था। साहिल, नैना गुप्ता का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। मैंने कहा, मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगी। तुम फिर भी क्यों झूठ बोल रहे हो? तुम मुझे निराश करोगे। मैं दीदी, साहिल ने झूठ नहीं बोला। उसने वाकई मेरे निशान फिर से हटाए। तुमने वाकई गलत समझा। इस समय रिया वर्मा बाहर दौड़ी। रिया वर्मा ने पायजामा नहीं पहना था और वह नैना गुप्ता के सामने अपनी टांगें खुली रखकर चली। अगर तुम अभी भी यकीन नहीं करती तो तुम देख सकती हो। बोलने के बाद रिया वर्मा ने एक टांग उठाए और उस पर निशान की ओर इशारा किया। देखो, क्या निशान पहले की तुलना में बहुत हल्का नहीं है? नैना गुप्ता ने नीचे देखा और हैरान रह गई। उसने रिया वर्मा की टांग पर निशान को अपने हाथ से छुआ और आश्चर्य से कहा, यह वाकई हल्का है। यह क्या हो रहा है? अब तुम्हें यकीन हुआ? रिया वर्मा ने राहत की सांस ली और समझाया, साहिल के परिवार में एक पुश्तैनी मालिश तकनीक है जो निशान हटा सकती है। पहले मैंने सिर्फ इसे आजमाने की सोची थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह वाकई उपयोगी होगी। जैसे ही मैं उत्साहित हुई, मैंने साहिल को गले लगा लिया। ठीक उसी समय तुम अंदर आए। ऐसा हुआ था। नैना गुप्ता को अचानक समझ आया। उसने आदित्य शर्मा को देखा। उसकी खूबसूरत आंखों में माफी मांगने की चमक थी। मुझे खेद है साहिल, मुझे स्थिति समझ नहीं आई और मैंने तुम्हें गलत समझा। आदित्य शर्मा ने कड़वाहट से मुस्कुराया और कहा, कोई बात नहीं, अब इसे स्पष्ट कर दिया गया है। हाय, मैं चिंता में पड़ गई और गड़बड़ कर दी। नैना गुप्ता ने शर्मिंदगी से आ भरी। हालांकि तुम्हारी मालिश तकनीक वाकई अच्छी है और यह वाकई निशान हटा सकती है। ये सिर्फ निशान हटाने से ज्यादा है। रिया वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, साहिल की मालिश के कई कार्य हैं। और कौन से कार्य? नैना गुप्ता ने संदेह के साथ पूछा। रिया वर्मा ने अपने होंठ सिकुड़े और मुस्कुराए। वह नैना गुप्ता के कान के पास झुकी और फुसफुसाए, यह अभी भी स्तन वृद्धि कर सकता है। सचमुच? नैना गुप्ता ने आश्चर्य से देखा। बिल्कुल सच, रिया वर्मा ने मुस्कुराया। रिया ने पहले ही इसे आजमा लिया है। उसका वर्तमान आकार कम से कम है। उसने अभी मेरे से अंडरवियर उधार लिया था। नैना गुप्ता ने यह सुनकर उसकी खूबसूरत आंखों में अविश्वसनीय चमक थी और उसने आदित्य शर्मा को देखा। साहिल, मुझे नहीं पता था कि तुम में इतना शक्तिशाली हुनर है। हाँ, ठीक है। आदित्य शर्मा ने शर्मिंदगी से सिर कुचलाया, सोचते हुए ऐसा लगता है कि मुझे इस झूठ को बनाए रखना होगा। साहिल को विनम्र होने की जरूरत नहीं है।
अगर तुम्हारा ये हुनर बाजार में उतारा जाए तो यह निश्चित रूप से लोकप्रिय होगा। नैना गुप्ता ने मुस्कुराया, मैं तुम्हारे लिए एक मालिश पार्लर खोल दूं। नहीं, आदित्य शर्मा ने बार बार अपने हाथ हिलाए, मैं इस तरह का काम नहीं करना चाहता। मेरा मतलब है ये परिवार से चली आ रही मालिश तकनीक को गुप्त रखना चाहिए और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता होना चाहिए। दीदी क्या तुम मेरा मतलब समझती हो? नैना गुप्ता ने सिर हिलाया, समझ गई। साधारण लोग निर्दोष होते हैं, लेकिन अगर उनके पास कोई खजाना हो तो वे दोषी हो जाते हैं। अगर यह विधि फैल गई तो अनुमान है कि ये दुष्टों की लालच को भड़काएगी। मैं सिर्फ एक सुझाव दे रही थी, तुम्हें इसे गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, मुझे फिर भी बड़ी दीदी को धन्यवाद देना होगा, तुम हमेशा मेरी मदद करने के बारे में सोचती हो। आदित्य शर्मा ने धन्यवाद दिया, ये होना चाहिए। नैना गुप्ता ने मुस्कुराया, ठीक है, चून की गलतफहमी सुलझ गई है। तुम वापस जाकर मालिश जारी रख सकते हो और ऐसा मान लो कि मैं यहाँ नहीं आई थी। जब तुम यहाँ नहीं आई थी, इसका क्या मतलब है? मैं इस अजीब माहौल में साहिल को मालिश कैसे करने दूं? रिया वर्मा ने असहाय रूप से मुस्कुराया और कहा, आज बहुत देर हो चुकी है, हम इसे किसी और मौके पर बात करेंगे। बड़ी दीदी, तुम्हें साहिल से कुछ काम होना चाहिए तो तुम बात करो, मैं पहले जाती हूँ। बोलने के बाद रिया वर्मा मुड़कर चली गई जैसे कि वह भाग रही हो। गलियारे में केवल आदित्य शर्मा और नैना गुप्ता रह गए और माहौल अभी भी थोड़ा अजीब था। दीदी, क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है? आदित्य शर्मा ने धीमी आवाज में पूछा, कोई बड़ी बात नहीं है। नैना गुप्ता ने मुस्कुराया और फिर आदित्य शर्मा की ओर चली। साहिल, बड़ी दीदी को सच बताओ, तुम्हें हम 4 बहनों के बारे में कैसा लगता है? अरे आदित्य शर्मा स्तब्ध रह गया। बड़ी दीदी, मुझे समझ नहीं आया कि तुम्हारा मतलब क्या है। नैना गुप्ता ने मुस्कुराया और कहा, शाब्दिक अर्थ में अगर तुम वाकई किसी बहन को पसंद करते हो तो मुझे बता सकते हो और मैं तुम्हारी मदद करूंगी। आदित्य शर्मा ने नैना गुप्ता को कड़वाहट से भरी मुस्कान के साथ देखा। बड़ी दीदी, तुम ऐसी बातें क्यों कह रही हो? वाकई नशे में जब से अंजलि मेहता ने उसे उठाया, परिवार के सभी 5 सदस्यों ने उससे इस बारे में उल्लेख किया था, सिवाय दूसरी बहन राधिका सिंह के। अब आदित्य शर्मा थोड़ा उलझन में है। क्या ये 4 खूबसूरत बहनें इतनी चिंतित है कि उनकी शादी नहीं हो रही? आदित्य शर्मा की बात सुनकर नैना गुप्ता ने अपनी बाहें उठाई और मुस्कुराते हुए कहा, ओह, तुम्हारे कहने का मतलब सुनकर क्या किसी और ने तुमसे इस बारे में उल्लेख किया है? कौन है? नैना गुप्ता और आदित्य शर्मा ने यह बात यूं ही नहीं कही थी, बल्कि इसके पीछे एक आधार था। यह आधार अंजलि मेहता के आदित्य शर्मा के प्रति रवैया से आता है। मां को अपनी बेटी से बेहतर कोई नहीं समझता। हालांकि अंजलि मेहता ने नैना गुप्ता के साथ इस बारे में सीधे बात नहीं की थी, लेकिन नैना गुप्ता उनकी बातों के बीच की पंक्तियों का अर्थ समझ सकती थी। और उनकी मां के बदले में देने वाले स्वभाव के अनुसार सबसे अच्छा तरीका यह है कि आदित्य शर्मा को उनका दामाद बनाया जाए। इस तरह वह उचित रूप से आदित्य शर्मा का बदला चुका सकती हैं। नैना गुप्ता अपनी मां के विचारों को समझती हैं और वह इसका विरोध नहीं करती। आदित्य शर्मा के साथ और करीबी रिश्ता बनाना पूरे परिवार के लिए अच्छा है, लेकिन विरोध न करने का मतलब यह नहीं कि नैना गुप्ता इस मामले को जबरदस्ती करेगी। वह केवल स्वाभाविक रूप से इसे बढ़ावा दे सकती है। बेशक अगर आदित्य शर्मा और किसी छोटी बहन के बीच कोई संकेत हो तो वह भी मदद करने को तैयार है। आदित्य शर्मा को नहीं पता था कि नैना गुप्ता क्या सोच रही थी। उसने सोचा कि नैना गुप्ता को अभी भी संदेह है कि उसका रिया वर्मा के साथ कुछ है, इसलिए उसने जल्दी से अपना हाथ हिलाया। नहीं, किसी ने भी मुझसे इसका उल्लेख नहीं किया। बड़ी दीदी, ज्यादा मत सोचो। वो बड़ी दीदी, क्या तुम्हें कोई और काम है? अगर नहीं तो मैं आराम करने जा रहा हूँ, मैं थोड़ा थक गया हूँ। इस विषय पर और बात नहीं हो सकती। अगर और बात की तो कुछ निकल आएगा। आदित्य शर्मा के मन में भागने की इच्छा थी। नैना गुप्ता ने आदित्य शर्मा का घबराया हुआ चेहरा देखा और जान गई कि और बात करने का कोई मतलब नहीं होगा। हालांकि वह जल्दी में नहीं है, समय तो बहुत है, और कुछ नहीं है तो तुम वापस आराम करने जाओ और मेरी बातों के बारे में सोचो। नैना गुप्ता ने मुस्कुराया, ठीक है, मैं निश्चित रूप से इसके बारे में सोचूंगा। आदित्य शर्मा ने असहाय रूप से मुस्कुराया, तो मैं पहले अपने कमरे में जाता हूँ। हाँ जाओ। आदित्य शर्मा ने नैना गुप्ता को सिर हिलाया, मुड़ा और अपने कमरे में भाग गया। नैना गुप्ता ने आदित्य शर्मा की पीठ को देखा। उसके मुंह के कोने में मुस्कान थी। काफी शर्मीला है। ठीक है, ये छोटा भाई बुरा नहीं है, कम से कम उसका दिल अच्छा है। अगर उसकी क्षमता और मजबूत हो तो और भी बेहतर होगा। नैना गुप्ता आदित्य शर्मा की गुणवत्ता को बहुत मान्यता देती थी। अगर कोई और होता जो उनके और उनकी 3 छोटी बहनों का सामना करता तो निश्चित रूप से उसके मन में कुछ गलत विचार आते, लेकिन आदित्य शर्मा में ऐसा नहीं था, जो बहुत सराहनीय है। नैना गुप्ता ने अपने दिल में योजना बनाई कि आदित्य शर्मा को एक उत्कृष्ट व्यक्ति बनाना है।
पहले तो मैं आदित्य शर्मा की कपूर परिवार के प्रति कृपा का बदला चुका सकती हूँ, और दूसरी बात यह आदित्य शर्मा को कुछ आत्मविश्वास देगा। आत्मविश्वास के साथ वह हीन भावना महसूस नहीं करेगा और उस मामले में सफलता की संभावना होगी। अरे मैं साहिल के पास आई थी जैसे कि अपनी त्वचा के बेहतर होने के बारे में पूछने के लिए। इतनी देर बात करने के बाद मैं इसे क्यों भूल गई? कोई बात नहीं, मैं मौका मिलने पर फिर पूछूंगी। नैना गुप्ता ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, फिर चली गई। आदित्य शर्मा अपने कमरे में लौटा और बिस्तर पर लेट गया। उसका दिल अभी भी शांत नहीं हुआ था। वाकई सिर दर्द है। गॉडमर ने अभी तक इस बात को छोड़ा नहीं है और अब बड़ी दीदी भी शामिल हो गई है। यह क्या है? क्या वे चाहते हैं कि मैं कपूर परिवार का दामाद बनूं? मैं भी ऐसा सोचता हूं, लेकिन अब मेरी स्थिति में हाय। दरअसल आदित्य शर्मा प्रभावित नहीं हुआ था। इन 4 खूबसूरत बहनों का सामना करके अगर आदित्य शर्मा प्रभावित नहीं होता तो वह सामान्य पुरुष नहीं होता। वह अपने दिल के टेस्ट को पास नहीं कर सकता। चारों बहनें बहुत उत्कृष्ट हैं। चाहे वह रूप, स्वभाव या स्थिति और हैसियत के मामले में वे सभी प्रथम श्रेणी की हैं। आदित्य शर्मा और उनके बीच का अंतर अब बहुत बड़ा है और उनके दिल में हीन भावना का होना अपरिहार्य है। अगर आदित्य शर्मा की वाकई 4 बड़ी बहनों से ज्यादा स्थिति और ताकत होती तो एक बहन से शादी करने की बात तो छोड़ दें, वह किसी भी बहन को नहीं छोड़ता। सिस्टम क्या मैं चारों बहनों को जीत सकता हूं? ये तुम पर निर्भर करता है। अपने दम पर 4 बहनों से ज्यादा होना निश्चित रूप से असंभव होगा, लेकिन आदित्य शर्मा के पास एक सिस्टम है। सिस्टम के माध्यम से 4 बहनों को पार करना पूरी तरह से संभव है। तीसरी बहन ने अभी साइन इन किया और 3 छोटे उपहार पैक मिले। मैं पहले उन्हें ले लेता हूं। आज रिया वर्मा का फिर से आना असंभव है, इसलिए आदित्य शर्मा केवल इन 3 छोटे उपहार पैक को पहले ले सकता है। डिंग होस्ट को 10,000 रुपये नकद प्राप्त करने के लिए बधाई। डिंग होस्ट को 100 नकद अच्छा लुक जोड़ प्राप्त करने के लिए बधाई। डिंग होस्ट को 300 रुपये नकद और एक कुशल पेशेवर मसाज प्राप्त करने के लिए बधाई। अरे आदित्य शर्मा स्तब्ध रह गया। इस बार उसने कौशल भी प्राप्त किया। सिस्टम ये क्या हो रहा है? होस्ट को जवाब उपहार पैक में न केवल भौतिक पुरस्कार शामिल हैं बल्कि कौशल पुरस्कार भी शामिल हैं। प्रत्येक उपहार पैक में बेतरतीब ढंग से कौशल अनलॉक होंगे। उपहार पैक जितना बड़ा होगा उतने ही बेहतर कौशल अनलॉक हो सकते हैं। सिस्टम का उद्देश्य होस्ट को दुनिया का सबसे अच्छा और सबसे अमीर व्यक्ति बनाना है। हाँ, यह उद्देश्य अच्छा है, मुझे पसंद है। आदित्य शर्मा ने हंसते हुए कहा, ठीक है, यह मालिश अब एक ठोस बात है। अगर मुझे चारों बहनों पर इसे आजमाने का मौका मिले तो ये बहुत आरामदायक होगा। मुझे याद है कि रिया वर्मा की मालिश करने से आदित्य शर्मा को बहुत आराम महसूस हुआ था। अगर इसे 4 बड़ी बहनों के साथ बदल दिया जाए तो इसके बारे में सोचते हुए आदित्य शर्मा सो गया। अगले दिन आदित्य शर्मा उठा। बाथरूम में धोने के बाद वह लिविंग रूम में आया। 4 बड़ी बहनें और गौडम दर भी उठ चुकी थी और नाश्ता करने वाली थी। अंजलि मेहता ने आदित्य शर्मा को नीचे आते देखा और मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। साहिल, तुम इतनी जल्दी उठ गए, आओ और नाश्ता करो। हाँ ठीक है। आदित्य शर्मा ने सिर हिलाया, आगे बढ़ा और चारों बहनों को एक एक करके नमस्ते किया। जब नाश्ता परोसा गया तो 6 लोगों का परिवार टेबल पर इकट्ठा हुआ। पहले तो आदित्य शर्मा ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन खाते समय उसे कुछ गलत महसूस हुआ। 4 बड़ी बहनें उसे देख रही थी। आदित्य शर्मा सोच रहा था। तान्या शर्मा ने पहले बोला, साहिल अगर तुम्हें आज कुछ नहीं करना है तो मेरे साथ बाहर चलो। मैंने साहिल के साथ पहले ही तय कर लिया है और आज वह मेरे साथ रहेगा। आदित्य शर्मा के बोलने से पहले रिया वर्मा ने पहले कहा। तान्या शर्मा ने होठ सिकुड़े अभी खंडन करने ही वाली थी जब नैना गुप्ता ने कहा, झगड़ा मत करो, मेरे पास आज साहिल के लिए कुछ व्यवस्था है। बड़ी दीदी तुम। तान्या शर्मा और रिया वर्मा ने एक साथ नैना गुप्ता को घूरा। बहुत असंतुष्ट थी। हंसी। इस समय राधिका सिंह ने हल्के से हंसी। उसने अपनी नाक के पुल पर चश्मा ठीक किया। तुम सब साहिल को ढूंढ रही हो। मुझे भी साहिल से कुछ परेशानी है। मैं क्या करूं? दूसरी दीदी तुम भी इसमें शामिल क्यों हो गई? आदित्य शर्मा ने कड़वाहट से मुस्कुराया। तो अब हम क्या करें? हम सब साहिल को ढूंढ रही हैं। पहले कौन आएगा? तान्या शर्मा ने हंस सिकुड़कर कहा। अंजलि मेहता ने मुस्कुराया और कहा, यह बहुत आसान है। साहिल को तुम चारों में से चुनने दो। बात खत्म होते ही 5 लोगों की नजरें आदित्य शर्मा पर टिक गई। आदित्य शर्मा स्तब्ध रह गया। मुझे कैसे चुनना चाहिए? कोई मुझे कोई विचार दे सकता है? डाइनिंग टेबल पर आदित्य शर्मा ने कड़वाहट से मुस्कुराया और उसके अंक कठोर हो गए। उसने पहले सामने बैठी बहनों तान्या शर्मा और रिया वर्मा को देखा और फिर अपने बगल में नैना गुप्ता और राधिका सिंह को देखा। ये 4 बहनें आदित्य शर्मा को करीब से देख रही थी। उनकी खूबसूरत आंखें अलग अलग चमक के साथ टिमटिमा रही थी। हालांकि चमक अलग थी लेकिन उद्देश्य एक ही था, यानी मुझे चुनो। आदित्य शर्मा अब अत्यधिक उलझन में था। उसे कैसे चुनना चाहिए?
जिसे भी चुनेगा वह बाकी 3 को नाराज कर देगा। क्या ये खुद को मारना नहीं है? केवल एक ही रास्ता बचा है, भागो। हाँ, गौतम दर 4 बड़ी बहनें, मुझे अचानक याद आया कि आज स्कूल में एक ग्रेजुएशन इवेंट है, तो मैं पहले जाता हूँ। तुम्हारे साथ क्या बात है? मेरे वापस आने तक इंतजार करो। अलविदा। ये कहकर आदित्य शर्मा खड़ा हुआ और जल्दी से घर से बाहर भाग गया। साहिल रुको, मैं ड्राइवर को तुम्हें छोड़ने के लिए कहती हूँ, अंजलि मेहता ने पीछे से चिल्लाया। जरूरत नहीं, आवाज आए। आदित्य शर्मा गायब हो चुका था। अंजलि मेहता ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। अपनी 4 बेटियों को देखा, चलो तुम सब ने उसे डरा दिया। हाय, ये खाना अब स्वादिष्ट नहीं लग रहा। बात करो, मैं पहले अपने कमरे में जाती हूँ। ये कहकर अंजलि मेहता खड़ी हुई और अपने कमरे में ऊपर चली गई। अंजलि मेहता के जाने के बाद इस तरह का माहौल और भी गंभीर हो गया। 4 बहनें, तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं। उनकी खूबसूरत आंखों में शिकायतें थी। राधिका सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, मुझे याद है कि साहिल का विश्वविद्यालय मुंबई में नहीं है ना? क्या वह आज वापस आएगा? साहिल सिर्फ बहाना बना रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि उसे वाकई स्कूल से कुछ काम है? नैना गुप्ता ने हल्के से कहा, ओह, ऐसा लगता है कि हमने वाकई उसे डरा दिया। राधिका सिंह ने हल्के से हंसी। राधिका सिंह ने हंस सिकुड़े और असंतुष्ट होकर कहा, ये सब तुम्हारी गलती है। तुम क्या हंगामा कर रही हो कि साहिल डरकर भाग गया? हंगामा करने का क्या मतलब? मेरे पास वाकई साहिल से कुछ पूछने के लिए है। ठीक है। रिया वर्मा ने तान्या शर्मा को गुस्से से घरा। मुझे लगता है तुमने डराया। तुम मुझ पर क्यों इल्जाम लगा रही हो? साहिल मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता है, यह इसका सबूत है। तान्या शर्मा ने असंतुष्ट होकर अपनी छाती फुलाई। तुम क्या दिखा रही हो? भले ही तुम बड़ी हो गई हो, तुम हम में सबसे छोटी हो। रिया वर्मा ने होठन सिकुड़े। तुम एमपीएच घमंड मत करो, मैं तुम्हें जल्द ही पकड़ लूंगी। तान्या शर्मा ने गुस्से से कहा, मुझे साहिल का रहस्य तुम्हें नहीं बताना चाहिए था। चलो, तुमने जो कहा वह बिल्कुल सही नहीं है। शुरू से ही तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाने की योजना बनाई थी। रिया वर्मा ने पीछे नहीं हटते हुए तान्या शर्मा का सामना किया। ठीक है, झगड़ा बंद करो। नैना गुप्ता ने टेबल पर थपथपाया। तुम्हें भविष्य में इस तरह साहिल के लिए झगड़ा करने की अनुमति नहीं है। क्या तुम्हें नियम पता है? मेरी बात सुनो और उम्र के अनुसार व्यवस्था करो। जब साहिल वापस आएगा, मैं पहले उससे मिलूंगी। क्यों? रिया वर्मा और तान्या शर्मा ने एक साथ विरोध किया। नैना गुप्ता ने अपने मुंह का कोना उठाया। बस इसलिए कि मैं बड़ी दीदी हूँ। मुझे तुम सबके लिए पॉकेट मनी देनी पड़ती है। क्या कोई आपत्ति है? दीदी, तुम तानाशाही कर रही हो। मैं विरोध करती हूँ। मैं भी विरोध करती हूँ। विरोध अमान्य है। नैना गुप्ता खड़ी हुई और मुस्कुराए। जब तक तुम्हें और पॉकेट मनी नहीं चाहिए। मैंने खाना खा लिया। तुम लोग धीरे धीरे खाओ। याद रखो, मेरे लिए समूह में रिपोर्ट करो। अगर मुझे पता चला कि तुमने निजी तौर पर साहिल से संपर्क किया तो परिणाम है एमपीएच। तुम जानती हो। बोलने के बाद नैना गुप्ता मुड़कर चली गई। तान्या शर्मा ने गुस्से से हंस सिकुड़े। बड़ी दीदी और अधिक तानाशाही करती जा रही है। दूसरी दीदी, क्या तुम बड़ी दीदी की बात नहीं कर सकती? राधिका सिंह ने हल्के से मुस्कुराया। मैं कैसे कह सकती हूँ, वह तुम्हारी बड़ी दीदी है और मेरी भी बड़ी दीदी है। तुम अलग हो। तुम्हें बड़ी दीदी से पॉकेट मनी लेने की जरूरत नहीं है और तुम्हें बोलने का अधिकार है। तान्या शर्मा ने परेशानी में कहा, मैं कब तुम्हारी तरह हो पाऊंगी? अपना काम अच्छे से करो। जब बड़ी दीदी परिणाम देखेंगी तो वह तुम्हें अधिकार सौंप देंगी। राधिका सिंह ने हल्के से कहा, यह इतना आसान नहीं है। तुम सोचती हो कि हर कोई तुम्हारी तरह है और अकेले काम कर सकता है। राधिका सिंह ने हंस सिकुड़कर कहा, तो मैं मदद नहीं कर सकती। राधिका सिंह ने कंधे उचकाए और फिर नाश्ता खाने लगी। रिया वर्मा ने राधिका सिंह को देखा। उसकी खूबसूरत आंखों में संदेह की चमक थी। दूसरी दीदी, क्या तुम भी कल साहिल के पास गई थी? नहीं। राधिका सिंह ने रिया वर्मा को देखा। तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं। रिया वर्मा ने थोड़ा सोचा और पूछना जारी रखा, तो तुम आज साहिल को क्यों ढूंढ रही हो? कुछ खास नहीं। राधिका सिंह ने मुस्कुराया और कहा, मैं देख रही हूं कि तुम सब साहिल के लिए लड़ रही हो। अगर मैं नहीं लड़ती तो यह अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं भी लड़ लेती हूं। बस लड़ने के लिए? रिया वर्मा ने अपनी खूबसूरत आंखें घूरते हुए कहा, दूसरी दीदी, तुम वाकई कर सकती हो। ठीक है। राधिका सिंह ने इशारा किया। क्या तुम नाश्ता नहीं करने वाली? मूड नहीं है। रिया वर्मा उदास होकर खड़ी हुई। मैं काम पर जाने की तैयारी करती हूँ। हाय, मेरा भी मूड नहीं है। दूसरी दीदी, तुम धीरे धीरे खाओ। तान्या शर्मा ने चेहरा बनाया। मुझे लग्जरी मोटर्स शोरूम को संभालने का तरीका ढूंढना होगा, वरना बड़ी दीदी निश्चित रूप से समस्या निकालेगी। चलो। तान्या शर्मा ने हाथ हिलाया और चली गई।
राधिका सिंह ने दोनों के जाने की पीठ को देखा और उसके चश्मे के नीचे उसकी खूबसूरत आंखें बुद्धिमत्ता के साथ चमक उठी। यहाँ जरूर कुछ हो रहा है। ऐसा लगता है कि मुझे साहिल से मिलने का मौका ढूंढना होगा। आदित्य शर्मा सड़क पर बिना किसी उद्देश्य के चल रहा था। उसके चेहरे पर असहाय चिड़चिड़ापन था। मैंने आज और उपहार पैक खरीदने की योजना बनाई थी, लेकिन मुझे ऐसी चीज होने की उम्मीद नहीं थी और योजना पूरी तरह से बेकार हो गई। हाय, अब मेरे लिए घर जाना मुश्किल है। आदित्य शर्मा सड़क पर खड़ा था। इस अजनबी शहर को देखते हुए कहाँ जाऊं? शॉपिंग कपूर परिवार के अलावा आदित्य शर्मा का इस शहर में कोई परिचित नहीं है और वह वाकई नहीं सोच सकता कि कहाँ जाना है। बजा इस समय आदित्य शर्मा का फोन बजा। उसने फोन निकाला और देखा कि यह एक अजनबी नंबर था। आदित्य शर्मा कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाया, लेकिन उसने फिर भी जवाब दिया। हेलो, क्या ये श्रीमान खन्ना है? मैं लग्जरी मोटर्स शोरूम की मैनेजर हूँ। मेरा नाम सोनाली पाठक है। लग्जरी मोटर्स शोरूम, वह जो सिस्टम ने मुझे कल पुरस्कार में दिया था। ओह मैनेजर गुप्ता, क्या बात है? वो श्रीमान खन्ना, आज श्रीमान राजेश पटेल ने मुझे बताया कि आपने लग्जरी मोटर्स शोरूम खरीदा है। मैं पूछना चाहती थी, क्या आपने कर्मियों में कोई बदलाव किया है? साथ ही शोरूम में कई दस्तावेज हैं जिन्हें आपके हस्ताक्षर की जरूरत है। क्या आपके पास समय है कि आप यहाँ आए? ठीक है, मैं अभी आता हूँ। वैसे भी आदित्य शर्मा के पास अभी कहीं जाने की जगह नहीं है, तो वह अपनी संपत्ति देखने चला गया। ठीक है, मैं दरवाजे पर आपका इंतजार करूंगी। हाँ। फोन काटने के बाद आदित्य शर्मा ने एक टैक्सी रोकी और सीधे लग्जरी मोटर्स शोरूम की ओर गया। ज्यादा समय नहीं लगा, आदित्य शर्मा अपने गंतव्य पर पहुंच गया। जब वह कार से उतरा तो उसने अपने सामने एक बड़ा और शानदार शोरूम देखा जो असाधारण रूप से प्रभावशाली लग रहा था। आदित्य शर्मा बहुत खुश था। यह अब से उसका अपना व्यवसाय होगा। क्या आप आदित्य शर्मा प्रेसिडेंट खन्ना हैं? इस समय एक 30 के दशक की महिला जो पेशेवर पोशाक में थी, मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करने आई। हाँ, मैं हूँ। आदित्य शर्मा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। स्वागत है श्रीमान खन्ना। श्रीमान खन्ना इतने युवा हैं, इतने युवा और होनहार। सोनाली पाठक ने मुस्कुराते हुए कहा। मैनेजर गुप्ता ने मेरी तारीफ की। आदित्य शर्मा ने हल्के से मुस्कुराया और सामने खड़ी मैनेजर गुप्ता को ऊपर से नीचे तक देखा। सोनाली पाठक का चेहरा अच्छा था, उनकी कदकाठी अच्छी थी और उनका स्वभाव उत्कृष्ट था। ये छवि लग्जरी मोटर्स शोरूम के लिए बहुत उपयुक्त थी, लेकिन पता नहीं उनकी व्यावसायिक क्षमता कितनी अच्छी है। मैनेजर गुप्ता ने शोरूम में कितने साल काम किया है? जब से यह यहाँ खुला तब से 5 साल हो गए हैं और मैं तब से यहीं हूँ। सोनाली पाठक ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया। तो मैनेजर गुप्ता को शोरूम की स्थिति से बहुत परिचित होना चाहिए। क्या आप मुझे यहाँ का दौरा करा सकती हैं? आदित्य शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। बेशक, यह मेरा सम्मान है। तो श्रीमान खन्ना, मैं आपको पहले शोरूम का माहौल दिखाती हूँ और मैं आपको परिचय दूंगी। अगर आपके कोई संदेह हैं तो मुझसे पूछें। सोनाली पाठक ने मुस्कुराया। ठीक है, कृपया। सोनाली पाठक ने पीछे मुड़कर आदित्य शर्मा को शोरूम में प्रवेश करने दिया। शोरूम की आंतरिक सजावट बहुत शानदार थी और क्षेत्र बहुत बड़ा था। 1 दर्जन से अधिक शानदार और चमकदार लग्जरी कारें प्रदर्शन पर थी। रोशनी की चमक के तहत वे अत्यंत उज्ज्वल दिख रही थी। नोबल और शानदार माहौल पूरे स्थान को भर रहा था। सामने की महंगी लग्जरी कारों को देखकर आदित्य शर्मा का दिल धड़क उठा। उसने अपने दिल में खुशी से कहा, मैं हमेशा लोगों को कहते सुनता हूं कि एक लग्जरी कार का मालिक होना हर पुरुष का सपना होता है। मैंने अब इस सपने को सैकड़ों गुना बढ़ा दिया है। पूरा शोरूम मेरा है। ये बहुत अच्छा एहसास है। सोनाली पाठक आदित्य शर्मा के बगल में खड़ी थी और उसे शोरूम की स्थिति से परिचित करा रही थी। श्रीमान खन्ना, हमारे शोरूम में वर्तमान में 70 से अधिक कारें हैं। कीमतें अलग अलग हैं। सबसे ज्यादा 10,000 है और सबसे कम 10,000 है। 10,000। आदित्य शर्मा हैरान था। क्या लग्जरी मोटर्स में इतनी महंगी कार भी है? उसने सोनाली पाठक की ओर मुड़कर देखा और पूछा, वह कौन सी है? श्रीमान खन्ना, कृपया यहाँ आए। सोनाली पाठक आदित्य शर्मा को सबसे शानदार बूथ पर ले आए, जहां एक सिल्वर ग्रे सुपर लग्जरी स्पोर्ट्स कार रखी थी। ये कार अन्य कारों की तुलना में असेंबली लाइन और उपस्थिति के मामले में कई ग्रेड ऊपर थी। जैसे कि लग्जरी मोटर्स का राजा, ये कार बहुत शानदार है। आदित्य शर्मा की आंखें चमक उठी और उसका प्यार प्रदर्शित होने के लिए तैयार था। सोनाली पाठक ने मुस्कुराया और कहा, श्रीमान खन्ना, ये कार लग्जरी मोटर्स ने अपनी 50वीं वर्षगांठ समारोह के लिए विशेष रूप से बनाई थी। दुनिया में केवल 9 कारें हैं। पूर्व प्रेसिडेंट राजेश पटेल ने विशेष रूप से समझाया था कि इस कार को बेचने की अनुमति नहीं है। वह इसे अपने लिए रखना चाहते थे। हालांकि इसे चलाने से पहले यह आपको सौंप दी गई। क्या आप इस कार को बेचने के लिए देखते हैं? आदित्य शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक, मैं इसे नहीं बेचूंगा। ये भविष्य में मेरी विशेष कार होगी।
भविष्य में अगर आदित्य शर्मा इस कार को सड़क पर चलाएगा तो निश्चित रूप से लोग उसकी ओर देखेंगे। स्वाभाविक रूप से आदित्य शर्मा ऐसी दिखावटी चीज दूसरों को नहीं देगा। ठीक है, मैं वापस जाकर आपके लिए प्रक्रियाओं की व्यवस्था करूंगी। सोनाली पाठक ने मुस्कुराया। हाँ ठीक है, चलो कहीं और देखते हैं। आदित्य शर्मा ने लग्जरी कार को एक और बार देखा और फिर मुड़कर चला गया। अब सुबह के 10 बजे हैं। इस समय शोरूम में पहले से ही कई ग्राहकों की भीड़ थी और सेल्स पसंद कारें बेच रहे थे। आदित्य शर्मा ने चारों ओर घूमकर शोरूम की स्थिति से बहुत संतुष्ट था। श्रीमान खन्ना, शोरूम की यही स्थिति है। आपके कोई निर्देश हैं? मैं सेल्स पर्सन और कर्मचारियों को बुलाऊं? अब की जरूरत नहीं, मैं बाद में एक संयुक्त बैठक के लिए समय तय करूंगा। आदित्य शर्मा ने कहा। ठीक है, अब हम ऊपर चलें। कुछ और दस्तावेज हैं जिन्हें आपके हस्ताक्षर की जरूरत है। ठीक है, चलो ऊपर जाकर देखते हैं। आदित्य शर्मा। हाँ। आप जब आदित्य शर्मा सोनाली पाठक के साथ ऊपर जा रहे थे तभी किसी ने पीछे से उन्हें पुकारा। आदित्य शर्मा ने मुड़कर आवाज की दिशा में देखा और वहां से थोड़ी दूरी पर एक बहुत खूबसूरत महिला को खड़े देखा। उस महिला को देखकर आदित्य शर्मा एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। फिर आश्चर्य से बोले, अरे तुम संजना रॉय, तुम मुंबई कैसे आए? संजना रॉय आदित्य शर्मा की विश्वविद्यालय में एक ही विभाग की सहपाठी थी और उनकी कक्षा की सबसे खूबसूरत लड़की थी। कॉलेज के दिनों में आदित्य शर्मा और संजना रॉय का रिश्ता बहुत अच्छा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि आदित्य शर्मा के दिल में संजना रॉय के लिए प्रशंसा थी। ग्रेजुएशन से पहले की पार्टी में आदित्य शर्मा ने संजना रॉय के साथ मजाक किया था। शायद ये कोई बड़ी बात नहीं थी। कुछ दिनों बाद हम फिर मिले। आज यहाँ इस भविष्यवाणी से मुलाकात होने की उम्मीद नहीं थी। ये सचमुच तुम हो? संजना रॉय भी आदित्य शर्मा को देखकर बहुत खुश हुई और तेजी से उनके पास आए। मुझे नहीं पता था कि यहाँ तुमसे मुलाकात होगी। ये कितना आश्चर्यजनक है। आदित्य शर्मा ने अपनी नाक पोंछी और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा था कि हम जल्द ही मिलेंगे। मैं कितना कमाल का हूँ। हाँ, ये वाकई कमाल है। मुझे पहले क्यों नहीं पता था कि तुम भविष्यवक्ता भी हो? संजना रॉय ने हंसते हुए कहा, हाय, तुम्हें जो नहीं पता वह और भी बहुत कुछ है। आदित्य शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे तुम यहाँ क्यों आए? क्या तुम कार खरीदना चाहती हो? मेरे पास इतना पैसा कहाँ है। मैं सोच रहा था कि यह कौन है। ये तो अर्थशास्त्र और प्रबंधन विभाग का स्लैम डंक मास्टर नहीं है। क्या प्रोफेशनल लीग में जगह नहीं बन पाई तो यहाँ सेल्समैन बनने आ गया? इस समय एक अप्रिय आवाज सुनाई दी। आदित्य शर्मा ने भय से कोड़ ली। बगल में देखा और एक सूट में एक आदमी को 3 कदम में चलते हुए आते देखा। आज तो कई परिचितों से मुलाकात हो गई। हालांकि वह और मैं शायद करीबी दोस्त कहे जा सकते हैं। यह आदमी आदित्य शर्मा भी जानता था। वह उनका विश्वविद्यालय का सहपाठी था जिसका नाम राहुल कपूर था। वह एक अमीर दूसरी पीढ़ी का था। बेशक संजना रॉय आदित्य शर्मा की सच्ची परिचित थी जबकि राहुल कपूर उनका दुश्मन था। दरअसल उन्हें दुश्मन कहना थोड़ा अतिशयोक्ति है। आदित्य शर्मा और राहुल कपूर के बीच केवल थोड़ी सी अप्रियता थी। मूल रूप से आदित्य शर्मा और राहुल कपूर का कोई संपर्क नहीं था। वे विशाल मुंबई विश्वविद्यालय में अलग अलग कक्षाओं और विभागों में थे, इसलिए उनकी मुलाकात होने की संभावना ही नहीं थी। वास्तविक परिचय एक स्कूल बास्केटबॉल खेल में हुआ था। उस बास्केटबॉल खेल में विभाग और विभाग के बीच प्रतिस्पर्धा थी। उस दिन आदित्य शर्मा ने अपनी बास्केटबॉल टीम को राहुल कपूर की बास्केटबॉल टीम के खिलाफ खेलने के लिए नेतृत्व किया। शुरुआत में तो कुछ नहीं था, लेकिन बाद में राहुल कपूर और उनकी टीम पीछे पड़ गई और उन्होंने गंदी चालें शुरू कर दी। खासकर राहुल कपूर, उसने हर तरह की छोटी मोटी चालों से आदित्य शर्मा के कई साथियों को चोटिल कर दिया। हालांकि आदित्य शर्मा गुस्सा हो गए। जब उन्होंने ले अप किया तो उन्होंने सीधे बास्केटबॉल को राहुल कपूर के चेहरे पर दंत किया, जिससे राहुल कपूर का खून बहने लगा और उनकी नाक की हड्डी टूट गई। इस घटना के कारण राहुल कपूर ने आदित्य शर्मा के खिलाफ रंजिश रख ली और हमेशा बदला लेने के अवसर की तलाश में रहता था। राहुल कपूर एक अमीर दूसरी पीढ़ी का था थोड़ा सा। हालांकि जब आदित्य शर्मा कॉलेज में थे उनके भी कई दोस्त थे। दोनों पक्षों की कुछ मुलाकातें हुई लेकिन कोई बड़ी बात नहीं हुई और फिर यह मामला खत्म हो गया। आदित्य शर्मा ने वास्तव में इस छोटी सी बात को बहुत पहले ही अपने दिमाग से निकाल दिया था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आज फिर से राहुल कपूर से मुलाकात होगी। वाकई में दुश्मनों का रास्ता संकरा होता है। आदित्य शर्मा राहुल कपूर के साथ उसी स्तर पर नहीं उतरना चाहते थे, लेकिन जब राहुल कपूर ने आते ही तंज कसा तो आदित्य शर्मा को वह बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं कौन हूँ? अरे ये तो क्रॉच में माहिर मिनी पहिया है। तुम्हारा चेहरा ठीक हुआ। हाँ, तुम जैसे मोटी चमड़ी वाले व्यक्ति की हीलिंग क्षमता बहुत तेज होती है। आदित्य शर्मा ने व्यंग्यात्मक रूप से तंज कसा। राहुल कपूर का रूप बुरा नहीं था, लेकिन उसमें एक घातक खामी थी, वही कि वह छोटा था। ऊंची एड़ी के जूते पहनने के बाद भी वह केवल 1.7 मीटर लंबा था।
1.85 मीटर लंबे आदित्य शर्मा की तुलना में वह एक बौना था। आदित्य शर्मा के तंज को सुनकर राहुल कपूर का चेहरा बहुत खराब हो गया। उसने उदास स्वर में कहा, आदित्य शर्मा, तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि यह स्कूल नहीं बल्कि समाज है। समाज में दर्जा, स्थिति, शक्ति और धन की तुलना होती है। अगर तुमने फिर से अभद्रता से बात की तो विश्वास करो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। हाँ, मुझे सचमुच यकीन नहीं है, आदित्य शर्मा ने तंज कसते हुए कहा और राहुल कपूर को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी। हम यह नहीं कह रहे कि आदित्य शर्मा अब एक सिस्टम वाला व्यक्ति है। भले ही उसके पास ये ना हो, राहुल कपूर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसकी गदमधर और 4 बड़ी बहनें कोई साधारण लोग नहीं हैं। ठीक है, मिलते ही एक दूसरे को चिढ़ाना बंद करो। हम सब एक ही स्कूल से हैं। पहले की छोटी मोटी बातों पर शांति भंग मत करो। संजना रॉय ने दोनों के बीच शांति स्थापक की भूमिका निभाई। संजना रॉय का दिल आदित्य शर्मा की ओर था। वह आदित्य शर्मा और राहुल कपूर दोनों को जानती थी। उसे डर था कि राहुल कपूर वाकई में आदित्य शर्मा को परेशान करेगा और उसे शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। राहुल कपूर ने जब देखा कि संजना रॉय ने मुंह खोला तो वह मुस्कुराया। हाँ, क्योंकि संजना रॉय स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की ने मेरे लिए विनती की है। मुझे उसका सम्मान करना ही होगा। आदित्य शर्मा, तुम आज मुझसे माफी मांग लो। पहले जो हुआ उसे भूल जाओ और अगर भविष्य में तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझसे मदद मांगने आना। मैं अपने सहपाठी के प्यार की खातिर शायद तुम्हारी मदद कर दूं। राहुल कपूर के पास इतना बड़ा दिल नहीं था। उसने यह बात मुख्य रूप से संजना रॉय पर अच्छा प्रभाव डालने के लिए कही थी। आदित्य शर्मा ने राहुल कपूर की ओर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। उसने संजना रॉय की ओर देखा और पूछा, आयशा, तुम मुझसे कैसे मिली? आयशा मेरे साथ कार खरीदने आई है। कॉलेज ग्रेजुएशन हो गया है ना। मेरे परिवार ने मेरे लिए एक कार की व्यवस्था करने का फैसला किया है। मैंने आयशा से मेरे लिए राय देने को कहा। राहुल कपूर ने पहले बोलते हुए अपने चेहरे पर गर्व का भाव लाते हुए कहा। हाँ राहुल कपूर, मैं और आदित्य शर्मा बहुत अच्छे दोस्त हैं। तुम इस तरह मजाक मत करो, संजना रॉय ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा और फिर आदित्य शर्मा को समझाया। बात कुछ इस तरह है, मैं इस लग्जरी मोटर्स शोरूम में वित्तीय प्रबंधक की नौकरी के लिए आवेदन करने आई थी। संयोग से राहुल कपूर यहाँ कार खरीदने आया था तो मैं उसके साथ कार देखने चली गई। तो ये बात थी। आदित्य शर्मा ने सिर हिलाया, फिर राहुल कपूर की ओर देखा और व्यंग्यात्मक रूप से कहा, तुम्हारी चमड़ी वाकई मोटी है। एक संयोगवश मुलाकात को तुमने ऐसा बना दिया। संजना रॉय ने उसकी झूठी बात को उजागर कर दिया जिससे राहुल कपूर बहुत नाराज हुआ, लेकिन उसने अपना गुस्सा संजना रॉय पर नहीं उतारा बल्कि आदित्य शर्मा पर निकाला। आयशा, क्या मैंने सब कुछ नहीं कहा? इस लग्जरी मोटर्स शोरूम का मालिक मेरे साथ बहुत परिचित है। तुम्हारी नौकरी की जिम्मेदारी मुझ पर है। पहले कार देख लेते हैं, फिर नौकरी की बात करेंगे। आदित्य शर्मा, क्या तुम इस शोरूम के सेल्स पसंद नहीं हो? चलो मेरे लिए कार का परिचय दो। दरअसल राहुल कपूर इस लग्जरी मोटर्स शोरूम के मालिक को बिल्कुल नहीं जानता था। वह बस दिखावा कर रहा था। बेशक उसके मन में अपनी योजना भी थी। वह पहले एक कार खरीदेगा, फिर बॉस के साथ नजदीकी बनाएगा, अपने पिता के नाम का सहारा लेगा। किसी भी तरह बॉस को उसका सम्मान करना ही होगा। हालांकि राहुल कपूर ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आदित्य शर्मा ही इस लग्जरी मोटर्स शोरूम का मालिक होगा। आदित्य शर्मा ने दिखावा कर रहे राहुल कपूर को देखा और मन ही मन ठंडी हंसी हंसा। ठीक है, मैं पहले तुम्हारे साथ खेलता हूं और बाद में तुम्हारे घमंडी चेहरे पर तमाचा मारूंगा। ये सोचते हुए आदित्य शर्मा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, किसने तुमसे कहा कि मैं सेल्स पर्सन हूं? मैं यहाँ कार खरीदने आया हूं। तुम? हाँ, राहुल कपूर हंसा। आदित्य शर्मा, मैंने तुम्हारी स्थिति की जांच कर ली है। नई लग्जरी कार तो छोड़ो, तुम 9वें हाथ की कार भी नहीं खरीद सकते। यहाँ दिखावा करना बंद करो। आदित्य शर्मा ने ये सुनकर तंज कसते हुए कहा, मैं खरीद सकता हूँ या नहीं, ये तुम्हारा क्या काम? खरीदना है तो खरीदो, नहीं तो निकल जाओ। ये कहकर आदित्य शर्मा ने संजना रॉय की ओर देखा। मेरे साथ घूमने चलोगी? ठीक है, संजना रॉय ने तुरंत सहमति दी। राहुल कपूर की तुलना में संजना रॉय आदित्य शर्मा के साथ रहना ज्यादा पसंद करती थी और संजना रॉय ये भी जानना चाहती थी कि आदित्य शर्मा के साथ अब क्या हो रहा है। उसकी आदित्य शर्मा के बारे में समझ के अनुसार आदित्य शर्मा लग्जरी कार नहीं खरीद सकता, लेकिन आदित्य शर्मा वह व्यक्ति नहीं है जो खाली बातें करता हो। क्या आदित्य शर्मा को कोई साहसिक अनुभव हुआ है? चलो इधर चलकर देखते हैं। यहाँ की हवा अच्छी नहीं है, आदित्य शर्मा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा और संजना रॉय को दूसरी ओर ले गया। राहुल कपूर के दिल में बहुत गुस्सा था। उसने आदित्य शर्मा को घरा। बस रुको, मैं आज तुम्हें बदनाम कर दूंगा। ये कहकर राहुल कपूर आदित्य शर्मा और संजना रॉय के पीछे चल पड़ा। आदित्य शर्मा ने राहुल कपूर की परवाह नहीं की और संजना रॉय लग्जरी कार मॉडल देख रही थी। आयशा, ये लग्जरी यरस कैसी है?
आदित्य शर्मा ने संजना रॉय की ओर देखकर पूछा। बुरी नहीं है, संजना रॉय ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा और ज्यादा कुछ नहीं बोली। हाँ, ये तो केवल 10 लाख की है। आदित्य शर्मा, तुम्हारा स्तर यही है। राहुल कपूर ने तंज कसते हुए व्यंग किया। और तुम्हें कौन सी पसंद है? मैं देखूं विक्रम टूहाव की नज़र कैसी है। आदित्य शर्मा ने भय उठाकर राहुल कपूर की ओर देखा। राहुल कपूर ने मुंह बनाया, एक अवॉ की ओर इशारा किया और गर्व से बोला, कम से कम इसकी जरूरत है। यह मेरी हैसियत के साथ मेल खाती है। अवॉ की कीमत 10 लाख से 20 लाख के बीच है। आदित्य शर्मा ने कार को देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, वाकई अच्छी है। इधर आओ, मेरे लिए एक बुक कर दो। आदित्य शर्मा के शब्दों को सुनकर राहुल कपूर स्तब्ध रह गया। उसने खरीद लिया? सचमुच या मजाक? संजना रॉय भी चौंक गई। यह आदित्य शर्मा है। वह कब इतना दबंग हो गया? अध्याय 21। विक्रम टूहाव को धन्यवाद कि उन्होंने हमारा साथ दिया। मैं आपको 22% की छूट दूंगा। आदित्य शर्मा ने सीधे 40 लाख की लग्जरी अवार्ड बुक कर दी। उनकी दबंगता ने संजना रॉय और राहुल कपूर दोनों को स्तब्ध कर दिया। संजना रॉय ने अपनी खूबसूरत आंखें चौड़ी की और आदित्य शर्मा को अविश्वसनीय नजरों से देखा। 40 लाख की लग्जरी कार बस यूं ही खरीद ली? क्या ये वही आदित्य शर्मा है जिसे मैं जानती हूँ? जब हम अभी मिले, संजना रॉय को लगा था कि आदित्य शर्मा बहुत बदल गया है। वह स्कूल के दिनों की तुलना में बहुत ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ था और अब उसके आत्मविश्वास में थोड़ी दबंगता भी थी। क्या उसे वाकई कोई साहसिक अनुभव हुआ है? संजना रॉय ने आदित्य शर्मा को फिर से देखा। उसकी नजरें बदल गई थी। बगल में खड़ा राहुल कपूर संजना रॉय की आदित्य शर्मा को देखने वाली नजरों को देखकर इतना गुस्सा हुआ कि उसके दांत टूटने वाले थे। मूल रूप से वह दिखावा करना चाहता था, लेकिन उसने आदित्य शर्मा को पहले मौका लेते हुए नहीं देखा। नहीं, मैं उसे बिल्कुल भी कामयाब नहीं होने दूंगा। आदित्य शर्मा, तुम अच्छे से देख लो। ये कार 40 लाख रुपए की है, 4 रुपए की नहीं। अगर तुम दिखावा करना चाहते हो तो तुम्हें मजबूत होना होगा। अगर बाद में तुम पैसे नहीं दे पाए तो ये शर्मिंदगी होगी। राहुल कपूर ने तंज कसते हुए कहा। आदित्य शर्मा ने राहुल कपूर की ओर देखना भी जरूरी नहीं समझा। उसने हाथ उठाकर उंगलियां चटकाए। सोनाली पाठक पास में ही देख रही थी। आदित्य शर्मा की हरकत देखकर वह तुरंत उनके पास आए। मिस्टर खन्ना, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? सोनाली पाठक ने मुस्कुराते हुए कहा और बहुत सम्मानजनक थी। मैं ये कार चाहता हूँ। जाओ और कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो। आदित्य शर्मा ने हल्के से कहा, ठीक है, एक पल रुकिए। सोनाली पाठक ने जवाब दिया और जाने के लिए मुनी रुकिए। राहुल कपूर ने सोनाली पाठक को रोका। उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट कहाँ तैयार कर रही हो? उसने पैसे दिए। क्या आपके लग्जरी मोटर्स शोरूम की प्रक्रिया इतनी ढीली है? सोनाली पाठक ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। मिस्टर खन्ना हमारे लग्जरी मोटर्स शोरूम के वीआईपी ग्राहक हैं। वे पहले कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर कर सकते हैं और बाद में भुगतान कर सकते हैं। सर, कोई समस्या है? सोनाली पाठक के शब्दों को सुनकर आदित्य शर्मा ने मन ही मन कहा कि वह बहुत चतुर है। आदित्य शर्मा अभी अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहते थे। सोनाली पाठक ने उनके लिए एक पहचान की व्यवस्था की थी। हर किसी में ऐसी दूरदर्शिता नहीं होती। सोनाली पाठक के शब्दों को सुनकर राहुल कपूर निरुत्तर हो गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आदित्य शर्मा इस लग्जरी मोटर्स शोरूम के वीआईपी ग्राहक होंगे। नहीं, मैं उसे खरीदने नहीं दे सकता। अगर उसने खरीद लिया तो मेरी इज्जत कहाँ रहेगी? रुकिए, मैं ये कार चाहता हूँ। राहुल कपूर ने लग्जरी कार की ओर इशारा किया और मुझे यही चाहिए। मुझे अभी कार लेनी है। सोनाली पाठक ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, माफ कीजिए सर, अवो का केवल यही कार उपलब्ध है। अगर आप चाहते हैं तो आपको बुक करना होगा। नहीं, मुझे अभी चाहिए, उसे इंतजार करने दो। राहुल कपूर ने दादागिरी दिखाई। अगर तुम फैसला नहीं कर सकती तो अपने बॉस को बुलाओ। सर, अगर आप ऐसा करते हैं तो यह मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। छोड़ो, उसे दे दो। आदित्य शर्मा ने हाथ हिलाया। मुझे ये कार वैसे भी ज्यादा पसंद नहीं थी। सोनाली पाठक ने यह सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है सर, कृपया भुगतान करें। मैं आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट तैयार करती हूँ। राहुल कपूर ने अपने वॉलेट से एक कार्ड निकाला, सोनाली पाठक को दिया और दबंगता से बोला, इसका कोई पासवर्ड नहीं है। ले जाओ और स्वाइप करो। ठीक है, एक पल रुकिए। सोनाली पाठक ने एक सेल्स पर्सन को बुलाया, कार्ड उसे दिया और उससे इसे हैंडल करने को कहा। वह भी आदित्य शर्मा के साथ चली गई। लग्जरी कार खरीदने के बाद राहुल कपूर आत्मग्ध हो गया। उसने ठुड्डी उठाई और आदित्य शर्मा को घमंडी नजरों से देखा। आदित्य शर्मा ने उसकी परवाह करना जरूरी नहीं समझा। उसने सिर घुमाकर संजना रॉय की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, दरअसल मैं सोच रहा था कि मैं एक ही मॉडल की 3 कारें खरीदूं ताकि बाहर ड्राइव करने पर यह दबंग लगे। इस कार की केवल एक ही उपलब्ध है और यह मेरी इच्छा को पूरा नहीं करती। चलो बगल में जाकर देखते हैं। संजना रॉय ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, ठीक है।
ये कहकर दोनों फिर से एक ऑटो शो क्षेत्र में चले गए। इस क्षेत्र में मॉडल हो रहा था लगभग 10 लाख। आदित्य शर्मा ने इशारा किया, इस कार की संख्या ज्यादा है, हमारे पास अभी 3 कारें उपलब्ध हैं। सोनाली पाठक ने जवाब दिया, हम ये ठीक है। आदित्य शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो मुझे इस मॉडल की 3 कारें दे दो। ठीक है, एक पल रुकिए। ये सुनकर राहुल कपूर का चेहरा खराब हो गया। एक कार 10 लाख की है, 3 कारें 30 लाख की है, जो उसकी कार की कीमत से ज्यादा है। नहीं, मैं उसे मुझसे तुलना करने नहीं दे सकता, खासकर संजना रॉय के सामने मैं ये हिज्जत नहीं हार सकता। मेरे पापा ने मुझे 20 लाख की सीमा वाला क्रेडिट कार्ड दिया था। हालांकि उन्होंने मुझे केवल 10 लाख इस्तेमाल करने को कहा था, लेकिन अब इसकी परवाह नहीं कर सकता। आज मुझे उसे हर हाल में नीचा दिखाना है। ये सोचकर राहुल कपूर ने दांत पीसे। रुकिए, मैं भी ये 3 कार्य चाहता हूँ। ये सुनकर आदित्य शर्मा ने बोए उठाए। राहुल कपूर, तुम जानबूझकर कर रहे हो। हाँ, ये तुम कैसे कह सकते हो? राहुल कपूर ने तंज कसते हुए कहा, कंपनी हाल ही में कारों में प्रवेश करने वाली है। मुझे लगता है कि यह कार ठीक है। मैंने इसे एक साथ बुक कर लिया ताकि मुझे फिर से आना ना पड़े। आदित्य शर्मा, मेरा मतलब तुम्हारी कार छीनने का नहीं है, वरना तुम देखो कोई और उपयुक्त कार है। मैं इस बार तुमसे बिल्कुल नहीं छीनूंगा। आदित्य शर्मा ने सोनाली पाठक की ओर देखा और पूछा, इस मॉडल की 3 और कारें हैं? माफ कीजिए, और नहीं है। सोनाली पाठक ने जवाब दिया, नहीं। अरे, यह मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया। आदित्य शर्मा ने आ भरी। फिर राहुल कपूर की ओर देखा, तुम वाकई यह 4 कारें खरीदने वाले हो? तुम्हें कोई पछतावा नहीं होगा? पछतावा क्या? राहुल कपूर ने गर्व से कहा, कार खरीदना तो बस खुशी के लिए है। ये कहकर राहुल कपूर ने फिर संजना रॉय की ओर तारीफ भरी नजरों से देखा। आयशा, जब मैं कार खरीद लूं तो मैं तुम्हें बॉस से मिलवाऊंगा। तुम्हारी नौकरी की जिम्मेदारी मुझ पर है। संजना रॉय ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती। मुझे लगता है कि अपनी क्षमता से मैं नौकरी हासिल कर सकती हूँ। हाँ, मुझसे शर्माने की जरूरत नहीं। बॉस मुझे बहुत अच्छे से जानता है। तुम्हारी नौकरी मेरे लिए एक शब्द की बात है। मैंने करीब 20 लाख खर्च किए हैं। ये बॉस मेरा सम्मान नहीं करेगा। अगर तुमने मुझे मदद नहीं करने दी तो मैंने व्यर्थ में दिखावा किया। आदित्य शर्मा ने ये सुना और व्यंग्यात्मक रूप से कहा, राहुल कपूर, तुम कार खरीद रहे हो या संजना रॉय को रिझाने की कोशिश कर रहे हो? आदित्य शर्मा, मेरी बात याद रखो। दुनिया की सबसे अच्छी चीजें और लोग शक्तिशाली लोगों के लिए हैं। तुम मुझसे मुकाबला करना चाहते हो? हाँ, राहुल कपूर ने तंज कसते हुए कहा। उसका चेहरा गर्व से भरा था। ये बात सही है। आदित्य शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुमने ये 4 कारें खरीद ली? बिल्कुल ठीक है। तो मैं पहले विक्रम टूहाव को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारा साथ दिया। आदित्य शर्मा ने सोनाली पाठक की ओर देखा और मुस्कुराया। मैनेजर गुप्ता, जाओ और कार्ड स्वाइप करो। यह मेरा सहपाठी है। तुम्हें पता है, हम उन्हें 10% की छूट दे दो। हाँ, आदित्य शर्मा, तुम्हारा वीआईपी ज्यादा ताकतवर नहीं है। केवल 10% की छूट? क्या मैं छूट लेने वाला व्यक्ति हूँ? राहुल कपूर को आदित्य शर्मा का मतलब समझ नहीं आया और वह अभी भी दिखावा कर रहा था। आदित्य शर्मा ने मुस्कुराया। मैनेजर गुप्ता, तुमने सुना, विक्रम तहाव को छूट की जरूरत नहीं है। तो फिर नियमित कीमत पर चलते हैं। हाँ मिस्टर खन्ना। सोनाली पाठक ने हल्के से मुस्कुराया और राहुल कपूर की ओर मुड़कर बोली, मिस्टर सिंघानिया, कृपया मेरे साथ आकर कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करें। राहुल कपूर को अब याद आया। उसने सोनाली पाठक को अवाक देखा। तुमने उसे अभी क्या कहा? मिस्टर खन्ना, सोनाली पाठक ने मुस्कुराते हुए कहा, ये हमारे लग्जरी मोटर्स शोरूम के मालिक हैं। मिस्टर आदित्य शर्मा, तुम लग्जरी मोटर्स शोरूम के मालिक हो? राहुल कपूर की आंखें चौड़ी हो गई। वह आदित्य शर्मा को सीधे घूर रहा था। उसकी आंखें बाहर निकलने को थी। आदित्य शर्मा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तुमने नहीं कहा था कि तुम इस बॉस से बहुत परिचित हो? अब इतने हैरान क्यों हो? मैं भला परिचित हूँ। मुझे और उसकी मन्नत को पता था कि तुम इस शोरूम के मालिक हो। मैं बस संजना रॉय के सामने दिखावा करना चाहता था। किसे पता था कि तुम पर ही दिखावा हो जाएगा। राहुल कपूर रोने को था। वह मूल रूप से एक अमीर व्यक्ति की तरह दिखावा करना चाहता था और संजना रॉय को रिझाना चाहता था ताकि भविष्य में संजना रॉय को जीतने का मौका मिले। अब ये हो गया। सब कुछ निशाने पर जा लगा। 10 लाख से ज्यादा खर्च करने की बात तो छोड़ो, उसने आदित्य शर्मा को कामयाब बना दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आदित्य शर्मा को इसमें बहुत सारा पैसा कमाने को मिलेगा। अपने ही पैसे से खुद को तमाचा मारना, इस तरह की मूर्खतापूर्ण बात केवल एक मूर्ख ही कर सकता है। राहुल कपूर का अब सचमुच मरने का मन था। आदित्य शर्मा, तुम बहुत कठोर हो। राहुल कपूर ने दांत पीसते हुए आदित्य शर्मा को घरा। उसकी आंखें खून से लाल थी। मेरा कार्ड वापस करो। मैं ये कार नहीं खरीद रहा। नहीं खरीद रहा। तुमने जो कहा वह हल्का है।
क्या मैं अपने पेट में गई चर्बी को उगल सकता हूँ? आदित्य शर्मा ने होठों के कोने पर ठंडी हंसी हंसी। राहुल कपूर, तुम्हारा मतलब है कि तुम रिट्रीट करना चाहते हो? आदित्य शर्मा ने राहुल कपूर को तिरछी नजरों से देखा। हाँ, तुरंत रिट्रीट करो, इसे संभालना थोड़ा मुश्किल है। आदित्य शर्मा ने सोनाली पाठक की ओर देखा। क्या सारे पैसे दे दिए गए हैं? हाँ, दे दिए। सोनाली पाठक ने सिर हिलाया। तो फिर हो गया? आदित्य शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह नहीं कि मैं तुम्हें रिफंड नहीं दे रहा। शोरूम के नियम है, पैसे देने के बाद औपचारिकताएं पूरी हो जाती हैं। जब तक तुम कार में कोई खराबी नहीं निकाल सकते, रिफंड नहीं होगा। तुम? आदित्य शर्मा ने राहुल कपूर के कंधे पर थपथपाया। विक्रम टू हाउ, तुम्हें अभी भी इस पैसे की परवाह है? अगर तुमने अपना वादा तोड़ा तो तुम्हारी बहुत इज्जत जाएगी। संजना रॉय तुम्हें क्या समझेगी? ये सुनकर राहुल कपूर ने संजना रॉय की ओर देखा। इस समय संजना रॉय पूरी तरह से स्तब्ध थी और उसके चेहरे पर अविश्वसनीय भाव थे। बेशक संजना रॉय का झटका राहुल कपूर के रिट्रीट की वजह से नहीं था, बल्कि आदित्य शर्मा की पहचान की वजह से था। ये कैसे हो सकता है? वह लग्जरी मोटर्स शोरूम का मालिक है। पहले राजेश पटेल का क्या हुआ? क्या आदित्य शर्मा ने ये लग्जरी मोटर्स शोरूम खरीद लिया? अगर ऐसा है तो क्या मेरा मिशन व्यर्थ नहीं गया? अब यह आसान नहीं होगा, मुझे अपनी चचेरी बहन से संपर्क करना होगा। ये सोचकर संजना रॉय ने जल्दी से कहा, तुम लोग पहले बात करो, मैं बाथरूम जाती हूँ। जाने से पहले संजना रॉय ने आदित्य शर्मा को एक गहरी नजरों से देखा। संजना रॉय के जाने के बाद राहुल कपूर ने जल्दी से कहा, आदित्य शर्मा, मुझे परवाह नहीं कि तुम्हारे नियम क्या है, बस कार वापस करो वरना क्या? आदित्य शर्मा ने राहुल कपूर को उकसाते हुए देखा। वरना मैं तुम पर जबरन खरीद बिक्री का मुकदमा करूंगा। राहुल कपूर ने दांत पीसते हुए चिल्लाया। हाँ ठीक है, कर लो। आदित्य शर्मा हंसा। मैनेजर गुप्ता, क्या हमारे शोरूम में निगरानी वीडियो है? हाँ, पूरी प्रक्रिया की आवाज के साथ निगरानी। सोनाली पाठक ने जवाब दिया। ठीक है, यह अच्छा है। आदित्य शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बाद में तुम्हें निगरानी का बैकअप दूंगा, तुम इसे अच्छे से अध्ययन करना, मैं तुम्हारे मुकदमे का इंतजार करूंगा। आदित्य शर्मा, तुम बहुत ज्यादा बदमाशी मत करो। राहुल कपूर पागल होने वाला था। तुम्हें बदमाशी करने से क्या? आदित्य शर्मा ने हल्के से कहा, तुमने खुद नहीं कहा, जिसके पास पैसा और ताकत है वह जो चाहे कर सकता है। अब मैं तुमसे ज्यादा अमीर और ताकतवर हूं। तुम बज तभी राहुल कपूर का फोन बजा। उसने कॉल और आईडी देखी और उसका चेहरा बदल गया। हाय पापा नालायक, तुमने क्या किया? तुमने 10 लाख से ज्यादा खर्च कर दिए और तुम्हें लगता है कि तुमने पैसा कमा लिया। मुझे परवाह नहीं कि तुमने क्या किया, बस पैसे वापस करो, वरना मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। पापा मेरी बात सुनो। सुनाने की जरूरत नहीं, पैसे वापस करो, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। अगर वापस नहीं कर पाए तो बस मर जाओ। हाय पापा पापा। राहुल कपूर ने फोन पकड़ा और लग्जरी मोटर्स शोरूम से बाहर भाग गया। यहाँ अपने पिता से गिड़गिड़ाना वाकई शर्मनाक था। विक्रम टू हाउ, कार लेने वापस आना। आदित्य शर्मा ने राहुल कपूर की पीठ पर चिल्लाया। ये सुनकर सोनाली पाठक हंस पड़ी। तुम किस बात पर हंस रही हो? आदित्य शर्मा ने सोनाली पाठक की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, मैं बॉस के तरीकों की प्रशंसा करती हूँ। कुछ ही शब्दों में 4 लग्जरी कारें बिक गई। इस महीने हमारी बिक्री फिर से बढ़ेगी। सोनाली पाठक ने तारीफ की। हाँ, इस तरह का मूर्ख टू हाउ बस सजा का हकदार है। आदित्य शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अभी अच्छा सहयोग किया, मैं इस महीने तुम्हारा कमीशन बढ़ा दूंगा। धन्यवाद मिस्टर खन्ना। सोनाली पाठक ने जल्दी से धन्यवाद दिया। ये तुम्हारा हक है। आदित्य शर्मा ने हल्के से मुस्कुराया और चारों ओर देखा। जब आयशा वापस आए तो उसे मेरे ऑफिस में आने को कहना। ठीक है। बाथरूम में संजना रॉय फोन पर थी। बड़ी दीदी, बात बदल गई है। मुझे डर है कि यह लग्जरी मोटर्स शोरूम अब खरीदा नहीं जा सकता। क्या हुआ? धीरे धीरे बताओ। संजना रॉय ने कड़वाहट के साथ मुस्कुराया। मुझे ठीक नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन ये पक्का है कि यह लग्जरी मोटर्स शोरूम अब किसी और के हाथ में चला गया है। हाथ बदला? किसने इतनी तेजी से शुरुआत की? कौन सा प्रतियोगी? कोई भी नहीं, संजना रॉय ने जवाब दिया। यह मेरे कॉलेज के एक सहपाठी ने खरीदा है इस लग्जरी मोटर्स शोरूम को। अगर मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मुझे विश्वास नहीं होता। मेरे कॉलेज के सहपाठी की पारिवारिक स्थिति काफी सामान्य है। मुझे नहीं पता कि अचानक उसे इतनी ताकत कहाँ से मिली। तुम्हारे कॉलेज के सहपाठी का नाम क्या है? मैं जांच करूंगी। मेरा नाम आदित्य शर्मा है। वह मेरे ही विभाग का सहपाठी है। हमारे विश्वविद्यालय में उसकी जानकारी है। उसे ढूंढना आसान होना चाहिए। रुको, तुमने अभी किसका नाम लिया? आदित्य शर्मा। बड़ी दीदी, तुम्हें क्या हुआ? संजना रॉय ने आश्चर्य से पूछा। ये वाकई आदित्य शर्मा है। फोन के दूसरी ओर संजना रॉय से भी ज्यादा आश्चर्य था।
आयशा, क्या तुम्हें पता है कि यह आदित्य शर्मा कौन है? मेरा कॉलेज का सहपाठी। हाँ, यह इतना आसान नहीं है। क्या तुम्हें याद है मैंने तुमसे जिसका जिक्र किया था, जिसने तुम्हारी मम्मी को बचाया था? हाँ, याद है। क्या मम्मी ने उस व्यक्ति को अपना गॉडसन नहीं माना था? बड़ी दीदी, तुम अचानक इसका जिक्र क्यों कर रही हो? क्यों कहूँ? जिसने तुम्हारी मम्मी को बचाया वह आदित्य शर्मा है। क्या? ये सुनकर संजना रॉय पूरी तरह से अक रह गई। आदित्य शर्मा वही था जिसने उनकी मम्मी को बचाया था, तो वह उनकी मम्मी का गॉडसन था और उनकी बड़ी दीदी का गॉड ब्रदर। तो क्या मैं आदित्य शर्मा की चचेरी बहन नहीं हूँ? हे भगवान, क्या दुनिया में ऐसा संयोग भी होता है? बाद मुंबई शहर के सबसे समृद्ध व्यापारिक जिले के केंद्र में एक शानदार और भव्य 20 मंजिला इमारत है और यह कपूर एंटरप्राइजेस टावर का मुख्यालय है। शीर्ष मंजिल पर 100 वर्ग मीटर के शानदार कार्यालय में नैना गुप्ता प्रेसिडेंट की सीट पर बैठी थी, हाथ में मोबाइल फोन लिए, और उनके नाजुक चेहरे पर एक दुर्लभ आश्चर्य का भाव था। लग्जरी मोटर्स शोरूम को साहिल ने खरीद लिया। यह क्या मामला है? मेरे पास उनकी बचपन से लेकर अब तक की सारी जानकारी है और मैं उनकी पारिवारिक स्थिति को बहुत अच्छे से जानती हूँ। उनके पास इतने वित्तीय संसाधन होना असंभव है। भले ही उनके पास वित्तीय संसाधन हो, उन्होंने रातों रात इसे कैसे सफलतापूर्वक अधिग्रह कर लिया? ये लग्जरी मोटर्स शोरूम, लेकिन कई लोग इस पर नजर रखे हुए हैं। कपूर एंटरप्राइजेस के लिए इसे अधिग्रह करना आसान नहीं है, वरना मैं अंडरकवर तरीके का इस्तेमाल नहीं करती। संजना रॉय का लग्जरी मोटर्स शोरूम में नौकरी के लिए आवेदन करने का विचार अन्या कपूर की प्रेरणा से था। नैना गुप्ता ने योजना बनाई थी कि संजना रॉय शोरूम में वित्तीय खामियों का पता लगाएं और फिर हमला करके शोरूम को खरीद लें। लेकिन आदित्य शर्मा ने बाजी मार ली और साहिल ने अचानक लग्जरी मोटर्स शोरूम क्यों खरीदा? उनका उद्देश्य क्या है? नैना गुप्ता ने अपनी खूबसूरत आंखें सिकुड़नी और एक पल के लिए सोचा, क्या मैंने कल इस मामले का जिक्र किया था? इसलिए साहिल मेरी मदद करने, रिया की मदद करने जा रहे हैं। हाँ, नैना गुप्ता ने अपना सिर छुआ और असहाय रूप से मुस्कुराए। लगता है कि मैं इस छोटे भाई को पूरी तरह से नहीं समझती। ऐसा लगता है कि मुझे वाकई उनसे बात करनी होगी। बड़ी दीदी, तुम्हें उनके साथ अच्छे से बात करनी चाहिए। ये लड़का बहुत गहराई में छिपा हुआ है। मैं उनके साथ 4 साल तक सहपाठी रही। मुझे नहीं पता था कि उनके पास इतनी बड़ी क्षमता है। ये बहुत निराशाजनक है। संजना रॉय ने उदास होकर कहा, ठीक है, घर हुई को वो जहाव शेवेसिया यंग। नैना गुप्ता ने मुस्कुराते हुए कहा, दरअसल नैना गुप्ता ये देखकर बहुत खुश थी कि आदित्य शर्मा में इतनी ताकत है। वह मूल रूप से आदित्य शर्मा को एक उत्कृष्ट व्यक्ति बनाने के लिए प्रशिक्षित करना चाहती थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि आदित्य शर्मा पहले से ही उत्कृष्ट लोगों की श्रेणी में है। हम अच्छे से पूछताछ करना। संजना रॉय ने फिर पूछा, बड़ी दीदी, अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे अभी भी अंडरकवर की जरूरत है? अंडरकवर का क्या करना? साहिल अपना ही परिवार है और उसका उद्योग भी हमारा ही है। नैना गुप्ता ने मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि क्या तुम्हें नौकरी के लिए आवेदन करना चाहिए? तुम्हारे साहिल की सहायता करने से उसे बहुत राहत मिलेगी। उसका अच्छे से ख्याल रखना। उसे प्रबंधन में मदद करना कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये लग्जरी मोटर्स शोरूम एक सोने की खान है। मुंबई शहर में केवल एक ही लग्जरी मोटर्स शोरूम है जो सामान्य एजेंट के बराबर है। इसीलिए नैना गुप्ता ने इसे अधिग्रह करने की पूरी कोशिश की थी। निश्चिंत रहो दीदी, अब जब मुझे उनकी पहचान पता है, मैं स्वाभाविक रूप से उनका अच्छे से प्रबंधन करने में मदद करूंगी। मैं तुमसे और बात नहीं करती। मैं पहले इस चचेरे भाई से मिलने जाती हूँ। ठीक है, जाओ। नैना गुप्ता ने हंसते हुए फोन काट दिया। संजना रॉय ने अपना मोबाइल फोन रखा, लेकिन वह लंबे समय तक शांत नहीं हो सकी। ये बात बहुत अचानक आई और मुझे याद है कि हम दिन रात साथ रहते थे। सहपाठी वास्तव में मेरे चचेरे भाई बन गए और उनके पास इतनी मजबूत ताकत है। आदित्य शर्मा, मुझे लगता था कि तुम बहुत ईमानदार हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतना गहरा छिपा रहे हो। ठीक है बदमाश भाई, देखूं तो तुम मुझे कैसे समझाते हो। ये सोचकर संजना रॉय ने एक शरारती मुस्कान बिखेरी और बाथरूम से बाहर निकल गई। लग्जरी मोटर्स शोरूम के कार बिक्री हॉल में वापस आने पर आदित्य शर्मा वहां नहीं थे और संजना रॉय आदित्य शर्मा को फोन करने वाली थी जब सोनाली पाठक उनके पास आए। मिस वर्मा, मिस्टर खन्ना आपको उनके ऑफिस में बात करने के लिए आमंत्रित करते हैं। ओह, वह ऑफिस वापस चले गए। ठीक है, मैं ऊपर जाकर उनसे मिलती हूँ। मैं आपको ले चलती हूँ कृपया। सोनाली पाठक ने हल्के से मुस्कुराया और संजना रॉय को तीसरी मंजिल पर ऑफिस में ले गई। सोनाली पाठक ने दरवाजा खटखटाया। मिस्टर खन्ना, मिस वर्मा आ गई हैं। ओह, उन्हें अंदर आने दो। ठीक है। सोनाली पाठक ने हाथ बढ़ाकर दरवाजा खोला और संजना रॉय को अंदर जाने दिया। जब संजना रॉय ऑफिस में दाखिल हुई तो उसने देखा कि आदित्य शर्मा उसे मुस्कुराते हुए देख रहे हैं। आदित्य शर्मा की मुस्कान को देखकर संजना रॉय ने हंस सिकुड़े, पुराने सहपाठी, तुमने बहुत गहरा छिपा रखा है।
चुपके से लग्जरी मोटर्स शोरूम के मालिक बन गए। तुम इतने अमीर हो, तुम्हें नहीं पता कि मेरी मदद कैसे करनी है। हाँ, क्या मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश नहीं कर रहा? आदित्य शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। बैठो। संजना रॉय डेस्क के पास गई और आदित्य शर्मा के सामने बैठ गई। उसने आदित्य शर्मा को देखा और भय उठाए। ठीक है, बोलो तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो और कैसे मदद करूं? आदित्य शर्मा ने मुस्कुराया। तुम भविष्य में मेरी मुख्य वित्तीय अधिकारी बनोगी। छी, इतनी देर बात करने के बाद मुझे तुम्हारे लिए काम करना है। संजना रॉय ने मुंह बनाया। इसे नौकरी कैसे कह सकते हो? आदित्य शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। हम इसे एकजुट होना और ईमानदारी से सहयोग करना कहते हैं। आयशा, मैं तुम्हारी क्षमताओं को बहुत अच्छे से जानता हूं। तुम्हारे मेरे साथ लग्जरी मोटर्स शोरूम को प्रबंधित करने से मैं सपने में भी हंसते हुए जाग सकता हूं। बेशक मैं तुम्हें बुरा नहीं मानूंगा। वेतन 3 गुना और बोनस 3 गुना कैसा है? पर्याप्त ईमानदारी है। ये वेतन वाकई बहुत ज्यादा है और सामान्य वित्तीय निदेशक इसे नहीं पा सकते। बेशक संजना रॉय केवल पैसे के लिए नहीं है। अगर वह कपूर एंटरप्राइजेज में वापस जाती है तो वह यहां से कहीं ज्यादा कमाएगी। ये काफी ईमानदार है। अगर ऐसा है तो मैं अनच्छा से रहूंगी। हाँ, विश्वविद्यालय की खूबसूरत लड़की को सम्मान देने के लिए धन्यवाद। आदित्य शर्मा मुस्कुराते हुए खड़े हुए। विश्वविद्यालय की खूबसूरत लड़की आयशा के प्रवेश का जश्न मनाने के लिए मैं तुम्हें एक भोज के लिए आमंत्रित करता हूं और सम्मान का आनंद लेता हूं। बॉस ट्रीट दे रहे हैं, मैं स्वाभाविक रूप से इसका सम्मान करूंगी। संजना रॉय ने अपनी खूबसूरत आंखें सिकुड़कर मुस्कुराया। हालांकि तुम्हें पहले मुझे बताना होगा कि तुमने इस लग्जरी मोटर्स शोरूम को कैसे अधिग्रह किया। मैंने सुना है कि कई बड़े समूह इस लग्जरी मोटर्स शोरूम के लिए होल्ड कर रहे थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम पहले बाजी मार लोगे। हाँ, ये बात लंबी है और बहुत जिम्मेदारी वाली है। इसे 1-2 वाक्यों में समझाया नहीं जा सकता। आदित्य शर्मा ने अपना सिर खुजलाया। क्या हम खाना खाते हुए बात करें? खाना खाते हुए बात? तुम मुझे बताना नहीं चाहते? ठीक है, मैं और नहीं पूछूंगी। वैसे भी कोई तुमसे पूछेगा। ठीक है। संजना रॉय खड़ी हुई। तो पहले खाना खाने चलते हैं। बॉस, तुम मुझे क्या खिलाना चाहते हो ये तुम पर निर्भर है। तुम क्या खाना चाहती हो? कहाँ खाना है? तुम ऑर्डर करो। आदित्य शर्मा ने मुस्कुराया। तो मैं ऑर्डर करूं? तुम्हें पछतावा नहीं होगा। संजना रॉय ने अपनी खूबसूरत आंखें सिकुड़ी और उसके होठों के कोने पर एक शरारती मुस्कान थी। मुझे क्या पछतावा होगा? बोलो। मैं वादा करता हूं कि कुछ भी ज्यादा नहीं होगा। बस तुम्हारे इन शब्दों का इंतजार था। संजना रॉय के होठों के कोने उठे। वह आदित्य शर्मा के सामने गई, अपनी जहर की तरह की बाह उठाए और आदित्य शर्मा के कंधे पर रख दी।